नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह का वक्त है और मैं हूँ एक पार्क में। हरियाणा के रोहतक ज़िले का बहुत बड़ा पार्क, जिसे आज हुडा सिटी पार्क कहा जाता है। लेकिन इस पार्क का एक इतिहास है। एक ज़माना था जब इस पार्क की जगह जेल हुआ करती थी। वो जेल जिस जेल में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी की सत्ता को चुनौती देने वाले तमाम नेताओं को ठूसा गया था। आज यहाँ पार्क है। न जेल की दीवारें हैं, न जेल की छत है, लेकिन जेल की यादें हैं। क्योंकि यहाँ इस पार्क वाली जगह पर जो जेल थी, उस जेल में उस दौर में प्रधानमंत्री बाद में जो बने चंद्रशेखर, उप प्रधानमंत्री जो बने देवीलाल, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, पीलू मोदी, भैरव सिंह शेखावत, ऐसे तमाम दिग्गज, बीजू पटनायक, ऐसे तमाम दिग्गज इमरजेंसी के दिनों में जेल में जब ठूसे गए थे, दिल्ली से सरकारी वाहन में भरकर उन्हें जेलों की तरफ रवाना किया गया था, तो उन्हें रोहतक भेजा गया था और यहीं वो जेल थी। अब ये पार्क है, जैसा कि मैंने कहा। तो रोहतक मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि हरियाणा की एक राजनीतिक धुरी है। रोहतक इसलिए क्योंकि किसी ज़माने में चौधरी देवीलाल यहाँ से चुनाव लड़ते थे। महम यहाँ पास में है, महम कांड भी हुआ था। रोहतक ज़िले की वो सीट जो बहुत कुख्यात हुई थी उस दौर में। और उसके बाद रोहतक, जहाँ से देवीलाल को 3 बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिकस्त दी थी, 91, 96, 98। रोहतक, जहाँ से 4 बार उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद बने। रोहतक, जिसे जाटलैंड कहा जाता है। रोहतक लोकसभा की 9 सीटें हैं, 9 सीटों में से 7 सीटें कांग्रेस जीती। रोहतक जिले में 4 सीटें हैं, उसमें 3 कांग्रेस, 1 निर्दलीय महम। लेकिन ये जाट बेल्ट है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, बहुत सारी ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहाँ 35, 40, 38, 45% जाट पॉपुलेशन है, इसलिए जाट बेल्ट कहा जाता है। लेकिन जाट वोटर्स के बीच या जाट मतदाताओं के बीच जो पैठ कभी देवीलाल की थी, चौटाला की थी, उस पैठ को तोड़ा, उस किलेबंदी को तोड़ा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, और उसके बाद तस्वीर बदल गई इस जाटलैंड की। रोहतक में इसलिए आया हूँ, जैसा कि मैंने कहा, सियासत की धुरी है। भूपेंद्र सिंह और दीपेंद्र हुड्डा की एक तरह से कर्मभूमि है। और मैं आया तो मैं एक किताब लेकर आया, पॉलिटिक्स ऑफ चौधर। चौधर बोलते हैं जहाँ चौधराहट जिसकी रहेगी। तो ये एक इलाका है, एक अहिरबाल का इलाका है, एक सिरसा हिसार का इलाका है। तो हरियाणा में चौधर मतलब डोमिनेंस। और ये किताब लिखी है सतीश त्यागी जी ने। ये किताब मैंने ऑनलाइन, मैं जब तलाश रहा था कि हरियाणा के बारे में कुछ पढ़ूं समझूं चुनाव के वक्त, तो किताब मुझे ऑनलाइन मिली, ख़रीदी, कुछ पन्ने पढ़े, कुछ यहाँ फोल्ड करके रखे हैं जिन्हें पढ़ना है। लेकिन इस किताब में ऐसी ऐसी कहानियाँ हरियाणा की, हरियाणा के नेताओं की, उठापटक की, और हरियाणा के उन 3 लालों की, देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल। वो दौर जो 70, 80, 90 का दशक था, जब भजनलाल, देवीलाल और बंसीलाल के बीच सियासी दांवपेच होते थे, एक दूसरे को उखाड़ने की, पछाड़ने की। एक पार्टी में रहे तो भी पीछे साजिशें, उन साजिशों की कहानियां भी है। और हरियाणा की 90 सीटों में जो ख़ास इलाके हैं उनकी भी कहानियां हैं। हरियाणा का इतिहास भी है। हरियाणा में ही, हरियाणा से ही गया राम आया राम वाली जो कहावत, जिसमें कहते हैं दल बदलू अवसरवादिता है, एक दिन में 3 बार पार्टी बदलने वाले शख्स को लेकर इस कहानी, इस किताब में जिक्र है, जो आज भी हम आप जानते हैं, गया राम आया राम। और दिलचस्प बात यह है, गया राम आया राम की कहावत जिनको लेकर गढ़ी गई, उनके पुत्र उदयभान अभी हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो इस किताब का जिक्र इसलिए किया क्योंकि इस किताब के जो लेखक हैं पॉलिटिक्स ऑफ चौधर, सतीश त्यागी जी हैं। इन्हें मैंने आमंत्रित किया है रोहतक के हुड्डा पार्क में। नमस्कार, शुभ प्रभात। सुबह सुबह मेरे आग्रह पर आए। और दूसरे हैं धर्मेंद्र कंवारी साहब, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स, सही नाम बोल रहा हूँ? बिल्कुल। गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। और डॉक्टर सतीश त्यागी से धर्मेंद्र अक्सर हरियाणा की राजनीति पर बात करते हैं। टुकड़ों टुकड़ों में मैंने देखा है, जिसमें बारीकियाँ होती है, बहुत पॉलिटिकल जो नुआंसेस जिसको कहते हैं वो होता है। टिकट को लेकर, दांवपेच को लेकर, सियासी इतिहास को लेकर, अतीत को लेकर और भविष्य की संभावनाओं को लेकर, उसको लेकर विश्लेषण करते हैं। धर्मेंद्र सवाल पूछते हैं, सतीश जी जवाब देते हैं, और आपसी संवाद के जरिए बहुत कुछ जानकारी मिलती है। तो मुझे लगा कि ज़रा इन 2 शख्सियतों से जो हरियाणा की राजनीति पर लगातार अपने यूट्यूब के ज़रिए बात करते हैं, ज़रा उनसे सीधी बात की जाए। तो बहरहाल सुबह सुबह दोनों मेरे आमंत्रण पर आए और आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो चूँकि आपकी किताब का नाम, वैसे किताब बड़ी महंगी है,
मुझे ऑनलाइन ये 1200 रुपये में मिली, और मुझे लगता है अंग्रेजी की किताब भी मोटी मोटी होती है तो 600-700 में मिल जाती है बड़ी बड़ी। ये पहले हैरान हुआ 1200, फिर लगा कि नहीं चलिए लेखक की किताब है पढ़ा। कह देते हैं थोड़ा भी हमें ये मालूम होता है तो हम आपको वैसे ही दे देते हैं। नहीं, लेकिन ये मेरा उसूल है कि मैं किताब खरीद कर पढ़ता आपने हूँ। बताया था, इसलिए मुझे ज़्यादा दुख भी नहीं हुआ। नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छी बात। मेरा उसूल है, मैं चाहता हूँ किताब खरीद कर पढ़ी जाए, ताकि लेखक ने अगर इतनी मेहनत की है तो उसका पारितोषिक उसे मिले। खैर, ये मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। अब इन दोनों का परिचय मैंने कराया। सबसे पहली बात, सतीश त्यागी जी, चूँकि आपने इस किताब में लिखा है पॉलिटिक्स ऑफ चौधर, इसकी हेडिंग है, किताब का नाम है, शीर्षक है, तो पहला सवाल तो फिर यही उठता है कि हरियाणा में इस बार किसका चौधर होगा? देखिए, जनता तो ये चाह रही कि परिवर्तन हो, और परिवर्तन हो तो जाहिर सी बात है कि भाजपा की सरकार जाए और कांग्रेस की सरकार आए। और कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने एक्चुअल में ये नारा दिया था रोहतक की चौधर का, वो खुद नहीं कहते थे 2000 में इस बात को, उनके समर्थक जरूर कहते थे कि चौधर रोहतक में लानी है, जब चौटाला और देवीलाल का दौर था। हाँ, तो उन्होंने ये रणनीति अपनाई थी। बहुत सभ्य भाषा में ये इस्तेमाल किया गया, जो दोयम दर्जे के नेता थे, विधायक वगैरह, कि रोहतक की चौधर लानी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद कभी इस बारे में बात नहीं करते थे, लेकिन वो मैसेज कन्वे हो जाता था कि चौधर रोहतक में आनी है। क्योंकि उससे पहले की जो चौधर थी 1968 से आप देखें 32 साल तक, उसमें चौधरी देवीलाल हैं, चौधरी बंसीलाल हैं, चौधरी भजनलाल हैं, तीनों के तीनों बागड़ी बेल्ट से आते थे। तो चौधर, अच्छा, बागड़ी बेल्ट भी बताते जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के समझ में क्या नहीं है। आया। एक्चुअल में जो पुराना हिसार जिला है वो बागड़ी बेल्ट है। आज तो हिसार के टुकड़े होके कहीं भिवानी बन गई, दादरी बन गई, सिरसा बन गया। तो जो पूरा हिसार का रीजन है, जहाँ राजस्थानी कल्चर का प्रभाव है या राजस्थान से जुड़ता हुआ एरिया, वो बागड़ी बेल्ट है। चौधरी देवीलाल का परिवार भी राजस्थान से आया था, मूलतः बीकानेर से। तो हमारी जो देश वाली बेल्ट की पट्टी है, जहाँ रोहतक है, सोनीपत है, झज्जर है, किसी ज़माने में ये पूरा एक ही जिला होता था। देश वाली बेल्ट के जो जाट समुदाय है, उसको ये इच्छा जागी कि चौधर अब बहुत होगी, 32 साल बागड़ी बेल्ट में, इसको रोहतक लाया जाए। मतलब उधर से सिरसा की तरफ से इधर जी रोहतक लाया जाए। हाँ, और उसका भी एक अतीत इसलिए है कि रोहतक की चौधर पहले यहाँ थी। एक ज़माने में, मैं बता रहा हूँ आपको, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, पहले के युद्ध के बाद में चौधरी छोटू राम सबसे बड़ी यहाँ फिगर रहे हैं, एक पॉलिटिकल कल्ट हैं। तो चौधरी उनके नाम के साथ जुड़ा राजनीति में, थोड़ा चलते भी रह सकते हैं। हाँ, तो उस चौधरी छोटू राम की जो विरासत थी, उसकी एक कमी महसूस हो रही थी इस क्षेत्र को, कि अब नेतृत्व हमें करना चाहिए। वो ये भी मानते थे कि उसके बाद नेतृत्व हमें ही मिलना चाहिए था उनके जाने के बाद में, लेकिन वो ट्रांसफ़र उधर हो गया बागड़ी बेल्ट में। तो फिर धीरे धीरे ये चाहत जब जगी तो उसको शब्द दिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। तो यहाँ लोगों में एक भाव आया कि जो चौधर हमने कभी खोई थी, उसको हासिल करने का ये स्वर्णिम अवसर है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये नारा दिया 2000 में, और धीरे धीरे वो चौधर यहाँ ले ही आए। और आज फिर वही स्थिति है कि फिर से वो नारा तो नहीं है, लेकिन एक छटपटाहट है कि जो चौधर हमने 10 साल पहले खो दी थी, उसे हमें फिर से हासिल करना। इसमें एक रोचक बात और है कि जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, लगभग 9.5 साल, मनोहर लाल खट्टर, वो भी रोहतक में पैदा हुए। हाँ, लेकिन बावजूद इसके रोहतक के लोग चौधर से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे। मनोहर लाल खट्टर उनके लिए चौधरी नहीं है। अच्छा, चौधर से जब बात करते हैं तो इससे कुछ जातीय श्रेष्ठता का भी बोध है क्या? चौधर मतलब चौधरी, चौधरी मतलब जाट, ऐसा भी कुछ है? भाई, बात 36 बिरादरियों की करते हैं, लेकिन बात जब होती है तो जाटों की हो जाती है, जाटलैंड की हो जाती है, जो मैंने अपनी भूमिका में भी कहा। असल में हुआ क्या है कि किसान जातियाँ जो रही हैं ना ब्रिटिश टाइम में, उनको ब्रिटिश प्रेशर मिला हमेशा, क्योंकि यहाँ से दोनों वर्ल्ड वार में रिक्रूटमेंट सबसे ज़्यादा रोहतक क्षेत्र से हुई है। तो एक एक्सपोजर इनका हुआ है ग्लोबल। उस समय यहाँ के लोग गए वहाँ पे विदेशों में लड़ाई लड़ने, और जब वो लौट के आए सैनिक, तो उन्होंने पूरी दुनिया देखी, और उन्होंने फिर ये तय किया कि यहाँ पे शिक्षा संस्थानों की बड़ी कमी है जो होनी चाहिए। तो उसी दौर में आप देखिए कि जाट शिक्षण संस्था खड़ी हुई, वैसे शिक्षण संस्था खड़ी हुई जिसकी नींव महात्मा गांधी ने डाली, गौड़ ब्राह्मण संस्था थी, सब जातीय संस्थाएँ सारी की सारी, शैक्षणिक संस्थाएं जितनी भी हैं। अब चौधरी छोटू राम के जाने के बाद वो जो मैंने कहा ना, एक छटपटाहट थी, फिर से उसे पाने की कोशिश थी, उसी क्रम में सारी की सारी चीज़ें हुई। अब जहाँ तक जातीय श्रेष्ठता का बोध है, तो जातीय श्रेष्ठता नहीं, पहले ये क्लास पॉलिटिक्स थी, किसान वाली बात। चौधरी छोटू राम किसानों के बहुत बड़े नेता थे, किसान मसीहा कहते थे। और यहाँ इस क्षेत्र में जहाँ आप बैठे खड़े हैं, यहाँ तो कहा जाता हमारा राम छोटू राम, यानी हिंदुत्व के प्रतीक जो राम है उनको भी वो छोटू मानते हैं, यहाँ छोटू राम ही उनके राम है।
ये संदेश दिया जाता है। तो उसके बाद में ये सारी चीज़ें ऐसी चलती रही हैं। जैसे जैसे किसान राजनीति कास्ट पॉलिटिक्स में बदली, एक दौर था जब छोटू राम को यादव भी अपना नेता मानते थे, जो और कृषक जातियाँ वो भी मानती थी, लेकिन फिर ये चीज़ें टूटती चली गई और चौधरी छोटू राम भौगोलिक दृष्टि से केवल हरियाणा के साउथ ईस्ट पंजाब के नेता बन के रह गए और जाट नेता बन गए। तो ये उस चीज़ें वहाँ आके जुड़ जाती हैं। त्यागी जी से बात करने का आशय यही था हमारा कि इस बहाने थोड़ी पॉलिटिकल हिस्ट्री पर बात हो, हरियाणा के इतिहास पर बात हो, हरियाणा की सियासी तासीर पर भी बात हो। क्योंकि हम सब लोग, जब मैं भी पत्रकारिता में आ रहा था 35-37 साल पहले, बिहार में था, तब भी नाम सुनता था बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल और बहुत तरह के सियासी दावपेच। राज्य भले छोटा है, इस राज्य का गठन हुआ 66 में, हाँ, नवंबर 66। उसके पहले पंजाब हरियाणा एक था, छोटा राज्य, 10 लोकसभा सीटें, 90 विधानसभा सीटें, लेकिन इतने दावपेच, इतने बड़े बड़े दिग्गज निकले। एक दौर में चौधरी देवीलाल की तूती पूरे देश में बोलती थी। अब हम सियासी बातें और आगे सियासी इतिहास और अभी यहाँ से आगे की पटकथा, सियासी पटकथा कैसे लिखी जा रही है, नतीजों में अब बहुत गिनती के दिन बाकी हैं। 5 अक्टूबर को वोटिंग है, 8 अक्टूबर को नतीजे, उस पर भी आगे बात करेंगे। एक सवाल धर्मेंद्र से, आप तो इनसे बहुत बातें करते रहते हो धर्मेंद्र, हाँ और सर। बहुत घूमते भी हो हरियाणा। हम दोनों उम्र में गैप होते हुए भी बहुत अच्छे मित्र हैं हम। अच्छी मतलब बात। मेरे बहुत घनिष्ठ मित्रों में से एक हैं। अच्छी बात है। तो अब मुझे लगता है आप दोनों के बीच में उम्र के लिहाज से मैं खड़ा हूँ। बीच में है जी आप। हाँ? मैं 58 साल के हूँ, आप कितने साल? मैं 67वां वर्ष चल रहा है मेरा। तो मेरे से आप लगभग 9 साल बड़े हैं और ये मेरे से 17-18 साल छोटे हैं, तो बीच में मैं हूँ। तो आप बताओ, आप बहुत घूमते हो आप भी। चौधरी साहब मेरे मुंह से निकल रहा था, त्यागी जी, ये बताओ पहले एक भी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में त्यागी त्यागी तो और चौधरी पश्चिमी में यूपी- गणना होती है। हाँ, लेकिन वो पश्चिमी यूपी में होते हैं। हाँ, तो हाँ। पश्चिमी यूपी के त्यागी हैं आप, यहाँ तो मैं त्यागी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हूँ, बिजनौर से हूँ। चौधरी वहाँ त्यागी भी होते हैं, लेकिन हमने चरण सिंह को अपना चौधरी माना ओके। पॉलिटिकली। ओके, और आप यहाँ कब शिफ्ट हो गए? मैं 77 में आया था यहाँ। अच्छा, 77 में। 47 वर्ष हो गए मेरे को। अच्छा, चलिए अब इनसे बात करें। तो धर्मेंद्र ये बताइए, आप भी इतना घूम रहे हो, कल भी शायद आप भिवानी गए थे। जी, जी। आपको किसकी चौधराहट इस बार? चौधराहट से मैं सत्ता से मेरा मतलब है, वो क्या दिख रहा है आपको देखिए हरियाणा सर, में? ये जो पूरा चुनाव आप हरियाणा का देख रहे हैं, आप भी सिरसा तक घूमे हैं। ये चुनाव इस बार माहौल और मैनेजमेंट का चुनाव है। हाँ। माहौल इस बार कांग्रेस के साथ है और मैनेजमेंट दुनिया की जो सबसे बड़ी पार्टी जिसको कहा जाता है बीजेपी, उसके साथ है। 10 साल उनको हरियाणा में राज करते हुए हो गए और एक स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी उनके बीच में पैदा हो गई। आप जब लोगों से मिलते हैं और जब बातें करते हैं तो उनके भाव में भी वो चीज़ दिखाई देने लग जाती है। बीजेपी इस बार काफ़ी परेशान है इसको नंबर्स को लेके, और उनकी हालत फील्ड में बहुत ख़राब है। तो उन्होंने अपना जो मैनेजमेंट है, आप 2 तैयारियां, चुनावी तैयारियों को देखिए। एक तरफ कांग्रेस है जिसकी टिकटें लास्ट मिनट तक बांटी गई। राहुल गांधी के पास 90 मिनट भी 90 टिकटें देने के लिए नहीं थे, लेकिन बीजेपी ने अपनी टिकटें न केवल बहुत सॉलिड प्लानिंग से बांटी, बल्कि एक जगह तो कांडा के लिए नाम भी वापस ले लिया। मतलब ये अपने आप में दिलचस्प है दिलचस्प कि बात 90 है। में से 89 सीटें पर बीजेपी दुनिया- 89 पर है और एक सीट वापस ले ली, कि जिसकी दुनिया- 10 साल से सरकार है। कि जो पार्टी खुद को बहुत अनुशासित पार्टी कहती है, मूल्य सिद्धांतों वाली पार्टी कहती है, उन्होंने कांडा के लिए अपना नामांकन वापस ले लिया। और हैरानी की बात है, जब हम दिल्ली वगैरह जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं, पत्रकार साथी, कि आप कांडा को कैसे जिता देते हो। अब उनको कैसे बताएं कि बीजेपी ऐसे जिता देती है कांडा को। तो कांडा हो या फिर कहीं और हो, बीजेपी ने इस बार जो उनकी प्लानिंग है वो एक सॉलिड प्लानिंग है कि ऐसे निर्दलियों को जिताया जाए बहुत ज़्यादा, जो उनकी सरकार बनाने में मदद कर सकें। लेकिन कांग्रेस की वेव है, लोग सत्ता को यहाँ से हटाना चाहते हैं। कांग्रेस की वेव है आपका? हाँ जी, बिल्कुल। ये माहौल वर्सेस मैनेजमेंट का चुनाव है। माहौल कांग्रेस का अच्छा है, मैनेजमेंट बीजेपी की अच्छी है। तो आज की तारीख में आपको कांग्रेस का अगर दिख रहा है, वेव दिख रहा है, मतलब कांग्रेस की सत्ता में आने की गुंजाइश देख रहे हैं आप? कांग्रेस की सत्ता में आने की गुंजाइश इसलिए है सर, क्योंकि आपको लोकसभा चुनाव का पैटर्न देखना पड़ेगा। अब काफ़ी कुछ साफ हो जाती हैं। वो 10 थे, ये 0 थे। ये हाफ, मतलब ये दोनों हाफ वो हाफ 10 से 5 आ गए, ये 0 से 5 चले गए। वोट प्रतिशत लगभग बराबर था, लेकिन लोकसभा चुनाव के जो मुद्दे हैं, विधानसभा लेकिन चुनाव के मुद्दे बीजेपी हैं, के बरक्स अगर देखें, कांग्रेस को बहुत जबरदस्त जंप मिला वोट जंप परसेंट में, बिल्कुल। 43% वोट वो तो लगभग। अब किया ना जी उन्होंने, इन्होंने लूज किया है।
तो ये कॉन्फिडेंस भी लूज कर गए उसके साथ, इनको भरोसा नहीं। ये 10 साल सत्ता हासिल करने के बावजूद हरियाणा की जो नब्ज है, हरियाणा के जो ज़मीनी मुद्दे हैं, उनको ये लोग नहीं छू पाए और उन पर पकड़ नहीं बना पाए, तो अब चुनाव में सब लूज करते जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़, चूँकि कांडा का जिक्र किया आपने, देखिए कांडा के लिए सिर्फ बीजेपी को जिम्मेदार ठहराना भी ठीक नहीं होगा। इमरजेंस अगर कांडा का देखें, हर सरकार ने कांडा को गोद में पॉलिटिकल प्रश्रय जिसको कहते हैं, भाई चौटाला के राज में 2000 से 2005 तक कांडा बड़ा आदमी हुआ। 2009 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में एक निर्दलीय विधायक गृह राज्य मंत्री बन जाता है। आमतौर पर सर क्या होता है कि गृह विभाग मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं, उसको गृह राज्य मंत्री बनाया। ये अलग बात है कि वो गीतिका शर्मा खुदकुशी केस या उनकी मां की खुदकुशी, जेल में रहना, और उसके बाद अब देखिए खट्टर सरकार का सपोर्ट कर दिया 2019 में। तो कांडा हर सरकार के वक्त कांडा फला फूला, और आज कांडा किले में रहता है। हरियाणा की राजनीति की एक हकीकत है, वो सच है जिसको विद्रूप चाहें हकीकत है या ना चाहें, वो सामने आएगा कभी ना कभी। और हर दौर में कांडा जैसे लोग हर पॉकेट में एक एक दो दो खड़े होते रहे हैं। तो ये फिलहाल 15 साल से कांडा का दौर है। जी, अब त्यागी जी आपसे, चूँकि आपकी किताब में, और मैं दर्शकों को कहूँगा जिन्हें पढ़ना है वो पढ़ें वो किताब, मैं थोड़ा कहीं भी चुनाव होता है वहाँ के इतिहास और उसको पढ़ने के लिए ऐसी किताबों की तलाश करता हूँ। जैसे मैंने उसमें देखा, जब 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर बने थे, तो बड़ा दिलचस्प चैप्टर है उसमें, भजन लाल वर्सेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा। शायद उस चैप्टर का नाम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उदय। लेकिन उस दौर में किस तरह से दाव पेच हुए, भजन लाल को लग रहा था वही मुख्यमंत्री बनेंगे, कैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम आया, भजन लाल नाराज़ हो गए, दिल्ली चले गए। पूरी कहानी आपने फिल्मी पटकथा की तरह उसमें लिखी है। आज स्थिति ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में एक तरह से चुनाव लड़ा जा रहा है, इसलिए कि उदयभान उन्हीं के आदमी हैं। टिकट 90 में से 70 से ज़्यादा उन्हीं के लोगों को मिले, और उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे ही पूरे चेहरा बनकर प्रचार कर रहे हैं, रथ यात्रा और प्रचार सभाएं सारी। और दिलचस्प बात एक कैरेक्टर कुमारी शैलजा का है कि कुमारी शैलजा अभी 5, 7, 10 दिनों से कहा जा रहा है कोप भवन में है, टिकट उनके लोगों को कम मिला, बाहर निकल नहीं रही हैं, हालांकि हो सकता है निकलें 2-4 दिन में। तो इसको किस तरह से देखते हैं, कुमारी शैलजा की नाराज़गी, और क्या यहाँ से, जैसे अब एक थ्योरी जो चलती है उस जवाब देने से पहले, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हुड्डा नहीं चाहते, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कि 45-50 से ज़्यादा सीटें मिले ताकि उनकी कैपेसिटी बनी रहे कि उनके बिना सरकार नहीं, 60 हो जाएगी तो हाईकमान मजबूत हो जाएगा। तो ये सारी कहानियाँ चल रही हैं, अब इसकी व्याख्या आपसे समझना चाहते हैं। देखिए, इस बार तो ऐसी स्थिति है नहीं, और अगर 60 या 70 सीटें आती हैं तो ना तो भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में है ना वो भाजपा के हाथ में, क्योंकि चुनाव लड़ रही है असल में जनता। और अगर वास्तव में एंटी इनकम्बेंसी है जो दिख भी रही है, तो मुझे लगता है संख्या कहीं तक जा सकती है। मतलब 60-70 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये संभावना है इस बात की। जहाँ तक कुमारी शैलजा का प्रश्न है, शैलजा का मुद्दा अगर भाजपा नहीं बनाती तो मुद्दा नहीं बनना था। कोई बड़ी बात नहीं है कि 5-7 दिन कोई लीडर अपने चुनाव क्षेत्र में नहीं आता। बीजेपी ने तो ऑफर दे दिया खट्टर ने कि आप आ जाइए हमारे पास। देखिए, पहले दिन से जब से चुनावों की घोषणा हुई है उससे पहले से भाजपा केवल डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है और मुद्दे तलाश रही है। हाँ, पहले मनोहर लाल खट्टर को हटाना, 9.5 साल आप मुख्यमंत्री किसी को बना कर रखते हैं और वो लीडर है और लोग चाह रहे हैं, और आंतरिक राजनीति ये कह रही है कि अमित शाह उनके खिलाफ है, बावजूद इसके खट्टर यहाँ बने रहते हैं। आप उनको हटा रहे हैं, इसका मतलब आपने ये मान लिया कि खट्टर विफल रहे हैं। तो आप दूसरा चेहरा लाए ओबीसी पॉलिटिक्स के तहत, नायब सिंह सैनी का। वो उनकी शैडो से आज तक भी बाहर नहीं निकल पाए। भरपूर कोशिश की गई कि नायब सिंह कुछ अपना वजूद दिखाएं, लेकिन वो दिख नहीं पा रहा। तो भारतीय जनता पार्टी की अब जो जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहा है, वो रास्ते ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से जो दलित वर्ग है उसका समर्थन उन्हें मिल जाए। इसीलिए सारी चीज़ें हैं कि बहन जी पे अत्याचार हुआ, बहन जी आप यहाँ आ जाइए। तो लोग हरियाणा के बहुत समझदार हैं, वो इस चीज़ को मानते हैं। जैसे ब्राह्मण समुदाय परंपरागत रूप से अधिकांश हिस्सा उसका भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा, लेकिन रामविलास शर्मा के साथ जो हुआ, जो उनका अपमान हुआ, वो शैलजा जी के अपमान से ज़्यादा है। और भाई रो पड़े, वो टिकट नहीं मिला, रो पड़े, इतना बड़ा नेता। पुष्टि राव इंद्रजीत ने की। उन्होंने ये कहा सभा में कि भाई आप टिकट दो या ना दो, लेकिन पंडित रामविलास शर्मा का इतना अपमान मत करो। ये तो आधिकारिक वक्तव्य है उनका। तो वहाँ भी हो रहा है अपमान। तो और अब कुमारी शैलजा की जहाँ का अपमान की बात है, किसी ने सभा में एक बात कह दी, किसी नेता ने, नेता भी वो इस स्तर का नहीं है, लोग उसे जानते भी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस चीज़ को कैश किया कि बहन जी का अपमान हुआ, बहन जी का अपमान। बहन जी ने तो कहा नहीं, हो सकता है बहन जी 1-2 दिन बाद आए कहें कि मेरा कोई अपमान ही नहीं हुआ,
और ये भी संभावना है कि एक दौर में आके भूपेंद्र हुड्डा के साथ वो शेयर कर लें मंच। ये राहुल गांधी प्रियंका की मौजूदगी में मंच ये पे हो हमेशा जाए। होता रहा है कि जब भी केंद्रीय नेतृत्व से लोग आते हैं तो ये सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। राजीव गांधी जी ने भी सारे लोग एक साथ अपने जीप में बिठाए थे एक बार, और गुलाम नबी आज़ाद भी ये काम कर चुके हैं। तो अब हमें इंतज़ार करना होगा कि कब वो कार आएगी जिसको राहुल गांधी ड्राइव कर रहे होंगे, और अगली सीट पर कौन होगा। जाहिर सी बात है दूसरी सीट पर भूपेंद्र हुड्डा होंगे, और जो पीछे लोग बैठेंगे वो शैलजा भी हो सकती हैं, रणदीप भी हो सकते हैं, कैप्टन अजय यादव भी हो सकते हैं, और एक मैसेज चला जाएगा। उस कार में भी प्रॉब्लम आएगी बिठाने की, लेकिन सच में ये है कि हकदार उसके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही है। चूँकि भूपेंद्र हुड्डा भी मुख्यमंत्री बनने से पहले कोई मास लीडर नहीं थे। यहाँ हरियाणा की फितरत ये है कि आप किसी को भी 10 साल चीफ मिनिस्टर रख दीजिए, खट्टर अपवाद हैं, वो नेता बन जाता है। तो भूपेंद्र हुड्डा ने लीडरशिप अर्न की है, बावजूद इसके वो जैसे एक्टिव रहे, विरोध में विपक्ष में थे तो वही सक्रिय रहे। शैलजा, रणदीप या किसी को कोई रोक तो नहीं रहा। आपके पास भी कांग्रेस है, उनके पास भी कांग्रेस है, तो आप जाइए धरातल पे। अब दलित समाज में इतनी एट्रोसिटीज़ होती हैं, इतना उत्पीड़न है, कभी शैलजा जी ने बहुत मुखर तरीके से सड़क पर संघर्ष नहीं किया। हरियाणा का जो राजनीति में पहचान मिलती है वो ज़मीनी संघर्ष से मिलती है। ये चौधरी देवीलाल स्थापित कर चुके। अगर आप केवल ड्राइंग रूम में बैठ के या बयानबाजी करके नेता बनना चाहेंगे तो संभव नहीं है। बट कुमारी शैलजा ने भी तो कुछ हरियाणा को यात्रा हरियाणा संदेश यात्रा निकाली 2 महीने। उन्होंने क्या गलती करी कि मैं शहरी क्षेत्रों में जाऊंगी ये कहा। ओके, क्यों शहरी क्षेत्रों में? आप ग्रामीण क्षेत्र में भी जाइए। हरियाणा तो आज भी रस्टिक स्टेट है, देहात प्रधान वो राजनीति यहाँ की, और देहात ही सब कुछ आधारित सारी चीज़ें हैं। तो अगर वो कहते हैं कि मैं पूरे हरियाणा में जाऊंगी तो इसका कोई अर्थ था। लेकिन जब उन्होंने खुद को ये मान लिया कि मेरा प्रभाव केवल शहरी क्षेत्रों में सीमित है, तो उन्होंने अपने आप को खुद संकीर्ण कर लिया उस दायरे में। जबकि भूपेंद्र हुड्डा और उनके पुत्र वो हर क्षेत्र में जा रहे हैं और लक उनका साथ दे रहा है। उनका साम्राज्य की जो सीमा है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। जैसे किरण चौधरी निकल गई बाहर, तो वो जो किरण चौधरी का प्रभाव क्षेत्र था वो भी इसी में शामिल हो गया। चौधरी वीरेंद्र सिंह 10 साल भाजपा में रहे तो उसमें भी उन्होंने सेंध लगा ली। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक भौगोलिक आधार उनके प्रभुत्व का लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी बड़ी बात जो उनका बेटा है, वो जो परंपरागत बेटे हुए हैं हरियाणा की राजनीति में, चाहे सुरेंद्र सिंह हो या अभय या अजय चौटाला हो, उनसे बिल्कुल विपरीत स्वभाव है। उस आदमी ने कभी ये हवा नहीं ली कि वो चीफ मिनिस्टर का बेटा है। वो लगातार लोगों में उनकी उपस्थिति बनी रही। विनम्र होने का, शालीन होने का एक उनके साथ सवाल जुड़ा। दीपेंद्र हुड्डा की बात कर रहा दीपेंद्र हुड्डा की बात कर रहा हूँ, यही भूपेंद्र हुड्डा के साथ भी जुड़ता है। तो जाट राजनीति में भी अगर 3 व्यक्तित्वों का हम आकलन करें तो आज की तारीख में हुड्डा परिवार को कंपैरेटिवली बहुत पोलाइट और शालीन माना जाता है। और इस चीज़ को जो गैर जाट जाति हैं वो पसंद करती हैं। जैसे हाँ, एक बड़ा दिलचस्प है, मैं सिरसा और हिसार में भी मुझे कुछ लोग मिले तो उन्होंने कहा कि जब जाट नाराज़ हो जाता है और चौधरी नाराज़ हो जाता है, या कई बार लोगों को लगता है कि सामने वाला काम करे या ना करे, बात बहुत शिष्टता से करे, तमीज़ से करे और ठीक से रिस्पेक्ट करे, तो उसी में अगर किसी के बारे में लोगों को लगता है कि इनमें अहंकार आ गया तो बोलते हैं सरिया निकाल देंगे। कोई ऐसा शब्द बोलते हैं, सरिया निकाल देंगे, यही बोलते हैं। कुछ बोला कोई हरियाणवी शब्द में बोला, कहाँ से सरिया निकाल देंगे? नाड़ से सरिया निकाल देंगे। नाड़ से सरिया निकाल देंगे, वही याद कर रहा था। मतलब गर्दन सरिया, मतलब आपकी गर्दन सीधी है, मतलब स्ट्रेट है। ऐसे जैसे हम लोग कहते हैं रीढ़ की हड्डी स्पाइनलेस नहीं है, लेकिन आप रीढ़ की हड्डी तोड़ते नहीं है। यहाँ सरिया निकालना मतलब आपकी गर्दन अगर सीधी स्ट्रेट है तो निकाल देंगे, यही होगा ना। जो सत्ता आने के बाद अहंकार में आ जाता है, अकड़ जो आ जाती है, उस अकड़ को तोड़ने का काम करती है हरियाणा की जनता। और एक खास बात, हरियाणा की जनता कभी भी चुनाव किसी पार्टी की सरकार लाने के लिए नहीं करती है, वो दूसरी पार्टी सरकार को हराने के लिए चुनाव लड़ती है। अगर आप हरियाणा के आदमी को कह देंगे ये बड़ी आदमी है, इसकी सपोर्ट करो, वो मायूस हो जाता है। आप कह दोगे इसको ठाके ठोकना है तो वो खुश हो जाता है। तो नेचर थोड़ा अलग है यहाँ के लोगों का। यहाँ पे सरिया निकालना, मरोड़ तोड़ना, ये हरियाणवी शब्दावली के बहुत मतलब प्रचलित शब्द हैं हरियाणा में, और ये सरिया निकालने वाला चुनाव है इस बार बीजेपी का। तो ये सही में इस स्थिति तक है इस बार बीजेपी? बिल्कुल है, स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है सर। 20 साल में मैंने तो किसी सरकार के खिलाफ ऐसी एंटी इनकम्बेंसी नहीं देखी। नहीं, लेकिन ये कहेंगे तो फिर तो मैं हुड्डा का वो आंकड़ा दूंगा, जब हुड्डा 10 साल सत्ता में रहने के बाद 15 सीटों पर आ गए। एंटी इनकम्बेंसी 15 सीटों पर हुड्डा आ गए। सेम एंटी इनकम्बेंसी थी, जो हो सकता है ये भी 15 पे आ जाएं बीजेपी वाले। जो आज हुड्डा साहब को 10 साल बाद ये खोज खोज के हरियाणा के लोग ला रहे हैं, इन्हीं लोगों ने 10 साल पहले हुड्डा साहब को बाहर किया था। तो सेम पोजीशन पे अब बीजेपी है।
उन्हीं वही हुड्डा साहब इनको अपने वाली पोजीशन पे 10 साल पहले वाली पोजीशन पे लाने की कुव्वत आज के दिन रखते हैं। बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, हो सकता है बीजेपी 15 पे आके टिक जाए। अच्छा, त्यागी जी से बात करने से पहले एक सवाल, चूंकि आप भी बहुत घूम रहे हो, आज की तारीख में ऐसी कुछ सीटें बताओ जो वीवीआईपी सीटें हैं जहां लगता है बीजेपी फंसी है। करनाल में सर, जहाँ पे मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री रहते हुए विधायक थे, जहाँ पे नायब सैनी जी विधायक थे, वो करनाल सीट फंसी हुई है सर। आप इनकी पोजीशन का अंदाज़ा लगाइए सर कि चुनाव के लास्ट मोमेंट तक मुख्यमंत्री को ये नहीं पता था कि मैं कहाँ से चुनाव लड़ूंगा। वो कह रहे थे मैं करनाल से चुनाव लड़ूंगा और लाडवा से लड़ा दिया। प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे कि वो लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। चलिए प्रदेश अध्यक्ष की उनको लाडवा जाना पड़ा, और प्रदेश अध्यक्ष का हाल क्या है कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा जी। हरियाणा में जो चुनाव छोड़ने वाले जो लोग हैं उनकी अच्छी इमेज नहीं बनाते लोग। यहाँ तो लड़ाका किस्म के आदमियों को पसंद करते हैं। तो मोहन लाल बड़ोली जी उसी दिन फेल हो गए जब उन्होंने ये कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और नायब सैनी जी उस दिन गच्चा खा गए जिस दिन उन्होंने ये कहा कि मैं करनाल से ही चुनाव लड़ूंगा, और टिकट मिली उनको लाडवा से। तो खुद उनकी जो लाडवा सीट है वो फंसी हुई सीट है सर इस बार। तो जब मुख्यमंत्री की सीट फंसी हुई है और उनका प्रदेश अध्यक्ष चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता, तो आप हालत का तो हो गया, लाडवा हो गया। और जैसे तोशाम की क्या खबर है, जहां से किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी चुनाव लड़ रही है? तोशाम की खबर ये है सर कि आज के दिन अनिरुद्ध चौधरी मुकाबले में है और वो चुनाव निकाल सकता है। और गोपाल कांडा की क्या खबर है, सिरसा की? गोपाल कांडा और गोकुल सेतिया का चुनाव वो चुनाव है सर भगवान को भी नहीं पता क्या होने वाला है। अच्छा, और कुछ ऐसी सीटें बताओ जो अनिल विज की सीट? अनिल विज की सीट अगर चित्रा सरवारा को कांग्रेस पार्टी टिकट देती तो निश्चित रूप से अनिल विज इस बार हार रहे थे, लेकिन इस बार वहाँ मुकाबला तो अभी तो चित्रा सरवारा को कल पार्टी ने निकाल दिया अनुशासनहीनता में, और निर्दलीय लड़ेंगे तो वो तो प्रोसेस है उनका। हाँ। लेकिन चित्रा सरवारा आज भी अंबाला कैंट की एक बड़ी नेता हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है, वो अनिल विज को इस बार पटकनी दे देते। अच्छा, अब एक सवाल और, उसके बाद त्यागी जी के पास, क्योंकि दोनों चीज़ हम इतिहास भी और थोड़ा एक रिपोर्टर की तरह घूमते हैं, थोड़ा वर्तमान भी। तो जैसे अहिरबाल का बेल्ट, जहाँ 11 सीटें हैं, अगर सही बोल रहा हूँ, 11 सीटें हैं, जो वो भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुड़गांव वाला इलाका है, और एक सीट जीटी रोड जहाँ 19 सीटें हैं शायद। हाँ जी, पानीपत, करनाल और अंबाला वाला बेल्ट है। तो इसको माना जाता है बीजेपी का गढ़। इसलिए जब पहली सभा प्रधानमंत्री मोदी की हुई तो कुरुक्षेत्र में हुई, महाभारत वाला कुरुक्षेत्र, और वहाँ से पहली सभा हुई। हालांकि कहा गया सभा बहुत सफल नहीं रही, लोग कम थे, लेकिन जहाँ से भी शुरुआत कुरुक्षेत्र से हुई। तो ये जो 2 बेल्ट बीजेपी के हैं, वहाँ भी बीजेपी कमज़ोर है, या वहीं से बीजेपी गेन करेगी जो इधर उनको जाट बेल्ट में, चाहे रोहतक में या सिरसा में या इधर जींद में जो नुकसान होगा उसकी कुछ भरपाई होगी? जीटी रोड बेल्ट पे बीजेपी हाफ हो चुकी है सर पहले ही ऑलरेडी। लोकसभा चुनाव में 2 सीटें जीटी रोड बेल्ट पे आती हैं, करनाल और आपका थोड़ा इधर आ जाओ आप। करनाल और अंबाला। तो उन अंबाला में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं, करनाल में मनोहर लाल जी जीते हैं, और उससे साथ सटा हुआ है सोनीपत में कांग्रेस। तो जीटी रोड बेल्ट जो स्ट्रॉन्ग हैंड था कांग्रेस बीजेपी का 10 साल पहले, वो तो ऑलरेडी उनके हाथ से खिसक चुका है। अब अंदाजा लगाइए जब करनाल में वो लोग फंसे हुए हैं तो उनकी हालत क्या होगी। तो जीटी रोड बेल्ट ऑलरेडी उनसे जा चुका है, और अहिरवाल की आज के दिन पोजीशन ये है कि 11 में से मैक्सिमम अच्छे से अच्छा रिजल्ट ये होगा कि 7 सीटें बीजेपी जीत जाए, बाकी सीटें वहाँ भी कांग्रेस जीतने वाली है। ओके, तो ये तो हर जगह से बुरी खबर बता रहे हैं बीजेपी के लिए, क्या वाकई ऐसा है? जैसे ये भी आरोप आजकल लगता है पूर्वाग्रह, कि पत्रकार विश्लेषक भी पूर्वाग्रह से। ये पूर्वाग्रह भी जनता ही देती है हमें। हमारे अपने तो है नहीं। अगर आप 100 लोगों से बात करेंगे तो उसमें से 70 लोग ये कहेंगे कि कांग्रेस की वेव है, ये भाजपा को जाना चाहिए। तो उसी आधार पर हम लोग अपनी ओपिनियन बनाते हैं। और जहाँ तक सवाल भाजपा का अहिरवाल और इस जीटी रोड बेल्ट पे है, आइए थोड़ा यहाँ बैठ भी जाते हैं हम लोग, आइए। तो एक दौर में 2014 से पहले यहाँ भी कोई विशेष आधार नहीं था उनका, ये नहीं मान सकते हम। लेकिन अहिरवाल की अपनी एक पीड़ा है, क्योंकि अहिरवाल ने भी एक चौधरी, आप इधर आइए, आप इधर आइए, डॉक्टर साहब आप इधर आइए, आप इधर आ जाओ। हाँ, तीनों लोग बैठते हैं थोड़ा। हाँ, अहिरवाल ने भी एक चौधरी हरियाणा की राजनीति में दिया था, राव वीरेंद्र सिंह के रूप में। तो उनकी भी एक चाहत है, एक इच्छा है कि कभी ना कभी अहिरवाल में ये आए, और राव इंद्रजीत को भावी मुख्यमंत्री के रूप में हमेशा देखते हैं। लेकिन राव इंद्रजीत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का व्यवहार किया है कि इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन है वो, बावजूद इसके उन्होंने कभी राज्य मंत्री से ऊपर का दर्जा नहीं दिया। तो वो पीड़ा अहिरवाल में भी है।
दूसरे अहिरवाल में एक लीडरशिप कैप्टन अजय यादव की भी है। तो ये कहना कि पूरा अहिरवाल पूरी तरह से भाजपा के साथ है, ये कहना अतिशयोक्ति होगी। ऐसी स्थिति अब है नहीं। और सेम स्थिति जीटी रोड बेल्ट पे है। हरियाणा में आप ये देखिए भाजपा की स्थिति का आकलन कर लें। एक दौर में ये था कि सुषमा स्वराज ये कहा करती थी, ये भूत जिन पार्टी है। बी फॉर भूत, जे फॉर जिन, पी फॉर पार्टी। और वो ये कहती थी कि भाजपा की सीमा जैसी चुंगी खत्म होती है वहाँ खत्म हो जाती है। ये भाजपा का सच। ये क्यों ऐसा उन्होंने? शहरी क्षेत्र की पार्टी है, तो जहाँ भी चुंगी खत्म होगी वहीं भाजपा खत्म हो जाएगी। और फिर भी उसके बावजूद सुषमा स्वराज आई, भाजपा की राजनीति में आई। तो ये एक शहरी पार्टी की और एक खास जो सवर्ण जातियाँ हैं, ब्राह्मण, वैश्य समुदाय, और हमारे जो पंजाब से पाकिस्तान से विस्थापित हमारे जो भाई लोग हैं, वो उनका ये आधार बना रहा है हमेशा। यहाँ से शहरी क्षेत्रों से ही भाजपा का आधार रहा है। और चौधरी देवीलाल ने जब जब सरकार बनाई, चाहे वो 77 की हो, 87 की हो, तो भाजपा के साथ मिलके, डॉक्टर मंगल सेन के साथ मिलके ही बनाई। देवीलाल ये समझते थे कि गांव तुम्हारी राजनीति को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, शहर का सहयोग चाहिए ही चाहिए। तो वो ये गठबंधन वहाँ होते रहते थे। अब सारे समीकरण बदल रहे हैं वक्त के साथ। अब त्यागी जी ने अचानक सुषमा स्वराज का जिक्र किया तो उनका ध्यान आ गया कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि हरियाणा की थी। हरियाणा से पहली बार यंगेस्ट मिनिस्टर बन गई थी चुनाव लड़कर सुषमा स्वराज, और बहुत यंग, 77 की सरकार में, 77 सही बोल रहा हूँ, 77 की सरकार में हरियाणा में मंत्री बन गई थी सुषमा स्वराज। और बाद में उनकी कहानी हम सब लोग जानते हैं, एक अच्छी वक्ता, नेता, और अब इस दुनिया में नहीं है। बहरहाल त्यागी जी, उससे जुड़ा फिर एक बात आती है, एक सवाल, कि अगर मनोहर लाल खट्टर को 9.5 साल में बीजेपी ने हटा दिया, और वो भी तब जब एक दिन पहले गुरुग्राम में प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे थे और अपने रिश्ते बता रहे थे, अगले दिन कान पकड़ के एक तरह से हटा दिया, सैनी आ गए, तो बीजेपी ने तो यही कोशिश की होगी कि जो नुकसान है उसकी भरपाई करें, रफू करें, थोड़ा पैबंद लगा लें नाराज़गी का। क्योंकि मैं भी जो यहाँ घूमता हूँ, खट्टर को लेकर नाराज़गी दिखती है, एहसास उनको भी हाईकमान को हुआ होगा। क्या बीजेपी 6 महीने सैनी को बिठाकर, इतने विज्ञापन देकर, इतने वादे करके, नौकरियों का ऐलान करके, और सरकार की योजनाओं, स्कीम से अखबार के विज्ञापन भर के, उस को जो नुकसान को रफू नहीं कर पाई, पैबंद नहीं लगा पाई? हाँ, अभी या तक कुछ हासिल किया और कुछ बच गया? अभी तक तो विफल रहे हैं। दरअसल ओबीसी चेहरा जो नायब सिंह सैनी का लाया गया है, ये गलतफहमी है। जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं उसमें अहीर और गुज्जर 2 बड़े तबके हैं। वहाँ से हमेशा 6 से 7 विधायक चुने जाते हैं। एक फरीदाबाद वाला एरिया जहाँ गुज्जर समुदाय की उपस्थिति ज़्यादा है, और एक अहीरवाल में। और ये तो बहुत बड़ा चंक तो निकल गया, ये जो पहले भी भाजपा के साथ था, और अब किन्हीं कारणों से वो नाराज भी हो रहा है। अब जो और अन्य जातियाँ बचती हैं, उसमें आप देखेंगे राज्यसभा में विभिन्न दल अपने प्रतिनिधि के रूप में भेज के वो क्षतिपूर्ति करते रहे, चाहे वो राम कुमार कश्यप हों, रणवीर गंगवा हों, ऐसे ऐसे लोगों को भेजा जाता है। और फिलहाल ही जब रामचंद्र जांगड़ा को यहाँ से बना के भेजा था राज्यसभा में, तब भी ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी कार्ड खेलने जा रही है। केवल नायब सिंह सैनी के नहीं हुआ, तो भाजपा की चिंता में कहीं ये जरूर था कि जो उनका ट्रेडिशनल वोट बैंक है वो केवल सफिशिएंट नहीं है, इसलिए उनको समाज के अन्य सामूहिक समूहों को जोड़ना पड़ेगा। और उसी कड़ी में उनको ये लगा कि सबसे सॉफ्ट टारगेट ओबीसीज हैं। तो ये जो मैंने 2 मेजर कास्ट बताई हैं आपको, यादव और गुज्जर, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। और वो अभी तक नायब सिंह सैनी को अपना लीडर नहीं मान रही। नायब सिंह जो सैनी हैं वो आज विशेषकर, एक तो सैनी समुदाय, उनको बड़ी राहत मिली है, और अस्मिता से जोड़ के देखते हैं कि पहली बार देश के इतिहास में हरियाणा में कोई सैनी मुख्यमंत्री हुआ है, तो उनको अच्छा लग रहा है। प्लस यहाँ जो जांगड़ा है, प्रजापत हैं, या नाई हैं, लोहार हैं, उन जातियों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिल रहा है। बट जो मेजर चंक है यादव और गुजर का, वो अपने आप को इनसे जोड़ के नहीं देखता। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जैसे हम थोड़ा आगे अभय सिंह चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला के वारिसों के बीच की जंग, उन सब पर भी आएंगे। दलित वोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी आएंगे, क्योंकि अभय सिंह चौटाला की पार्टी का गठबंधन है बीएसपी से, दुष्यंत चौटाला मतलब चाचा का गठबंधन बीएसपी से, भतीजे का गठबंधन आज़ाद समाज पार्टी से। दोनों की सभाएं हो रही है, आकाश आनंद की, चंद्रशेखर की, अभी कहा जा रहा मायावती 25 तारीख को उचाना में आएगी, मैं भी उचाना में रहूँगा। तो एक तरह से दलित वोट, चूँकि लगभग 21-22% जाट हैं और लगभग 21-22%
50% दलित हैं, लगभग 20-22 के बीच में। तो दोनों को इक्वलाइज करके बीजेपी चाहेगी कि दलित वोट थोड़ी हमारी तरफ शिफ्ट हो, ताकि जाट का जो एक मुश्त एन ब्लॉक अगर कांग्रेस को जा रहा है तो हम भरपाई करें। सही बोल रहा हूँ? और कांग्रेस चाहेगी कि दलित वोट उनके साथ रहे, क्योंकि जाट के साथ जब तक अदर कास्ट दूसरी जातियां नहीं जुड़ेगी तब तक सरकार नहीं बनेगी। ये भी सही है। तो अब इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा कांग्रेस की गुटबाजी। आपने भी शायद एक ट्वीट किया था कि कांग्रेस और बीजेपी को लेकर किया था कुछ, किसी ने, मेरे सहयोगी ने कल दिखाया था कुछ। तो या आपके नाम से ट्विटर कोई और तो नहीं चला रहा है आजकल? ये भी होता है, नहीं चला, कोई दूसरा? मैं फेसबुक पे एक्टिव रहता हूँ। अच्छा, फेसबुक ही होगा शायद, फेसबुक ही होगा शायद। खैर, तो मैं कह रहा हूँ जो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की गुटबाजी, अब गुटबाजी मतलब ये तो गुटबाजी ही है कि शैलजा नहीं आ रही हैं, या पहले कहा जाता था SRK, शैलजा, रणदीप और किरण, बाद में हो गया SRB, उसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह जुड़ गए। तो ये गुटबाजी का कोई नुकसान भी है? जैसे कुछ लोगों को लग रहा है कि जो माहौल 1 महीने पहले था, 20 दिन पहले था, इन सब की वजह से टिकट बंटने के बाद उसमें कुछ गिरावट आई है कांग्रेस के ग्राफ में। क्या ये सही है? देखिए, अभी अंजुम जी एक्चुअल में क्या है, हवाओं की लड़ाई हो रही है। कांग्रेस ने एक हवा बनाई, अब बीजेपी धरातल पर उतनी प्रभावी नहीं है, तो उस हवा को कैसे कम किया जाए, वो सारे प्रपंच रचे जा रहे हैं। दलित वोट उनको चाहिए, ये भी हकीकत है। दलित वोट का कुछ शायद दलितों की 3 कैटेगरी हैं यहाँ पे, उसमें चमार जाति हैं, धानक हैं, वाल्मीकि हैं। तो वहाँ भी पूरी रणनीतिक तौर से राजनीति चल रही है। तो भाजपा एक्चुअल में बहुत समझदारी से बड़ा माइक्रो मैनेजमेंट करके चीज़ों को कर रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा, सब डैमेज कंट्रोल का पार्ट है। जहाँ तक दलित समुदाय की बात है, हरियाणा का दलित समुदाय और जो बसपा का और जो आप आज़ाद पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, यूपी से अलग का समाज है। यहाँ नो डाउट, जैसे इस क्षेत्र में बैठे हैं, जाट समाज का प्रभुत्व है, वर्चस्व है। लेकिन एक बड़ी चीज़, ये सामंती सोच है, नहीं होनी चाहिए। बट यहाँ का जाट बहुत उदार है। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाता हूँ या बिहार में जाइए, बाबू जगजीवन राम तो हुए हैं, लेकिन कोई चौधरी नहीं हुआ। यहाँ चौधरी चांदराम भी हुए हैं, या शैलजा के पिता भी चौधरी दलवीर सिंह हुए हैं, या चौधरी जगन्नाथ भी हुए हैं। और यहाँ जो जाट समुदाय के जो मुख्य गोत्र हैं, वो दलित समुदाय के लोग इस्तेमाल करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप इस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते, और बिहार में तो हम कतई भी नहीं कर सकते। तो यहाँ जो समाज, ये 36 बिरादरी के भाईचारे की बात बार बार जो हो रही है ना हरियाणा में, सिर्फ हवाई नहीं है, हवाई नहीं है, वो दम है उसमें। अब जैसे सोनीपत और रोहतक, 2 किले ऐसे, मैं इनको जाटों का मक्का मदीना बोलता रहा हूँ हमेशा। और इस पे पिछली बार दोनों ब्राह्मण सांसद हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो सिद्ध कर दिया, पोलराइजेशन बड़ा सक्सेसफुल भाई। 19 में पिता पुत्र दोनों हार गए, रोहतक से सोनीपत से। लेकिन अब अगली बार जब चुनाव होते हैं तो 3.5 लाख वोटों से दीपेंद्र हुड्डा का जीतना इस बात का परिचायक है, प्रमाण है कि जो सोशल इंजीनियरिंग का ताना बोना भारतीय जनता पार्टी ने बुना था, उसकी धज्जियां उड़ गई। अगर मार्जिन 50,000 तक भी रहता तो बात समझ में आती, लेकिन 3.5 लाख इतना ह्यूज मार्जिन है। इसका मतलब हरियाणा का जो समाज है, उसने कहीं महसूस किया कि हम गलत दिशा में बढ़ रहे हैं। ये राजनीति हमें कहीं ऐसी जगह ना ले जाए जहाँ से लौटना मुश्किल हो। हरियाणा के मतदाता की आपको दाद देनी पड़ेगी कि बहुत जागरूक हैं, बहुत समझ है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, हरियाणा में नेता राजनीति नहीं करते, हरियाणा की जनता राजनीति करती है, और वो इनको फोर्स कर देती कि तुम्हें राजनीति करनी पड़ेगी। रोहतक और सोनीपत से दोबारा, और सोनीपत में देखिए ब्राह्मण सांसद बना, वो भी हरिद्वार से ले आए, पहले से कोई उनका वैसा था नहीं। तो ये मतलब इस बेल्ट में तो सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन हुआ है। हाँ, ब्रह्मचारी। तो अब मैं इस चीज़ की बड़ी तायद भी करता हूँ और प्रशंसा करता हूँ कि यहाँ की जो सामाजिक एकता है वो वास्तव में कोई लफाजी नहीं है, उसकी बहुत डीप रूटेड है। वो कहते हैं ठीक है, एक सीमा तक तो आप राजनीति वगैरह कर लो, लेकिन हमारे भाईचारे को चोट मत पहुंचाना। अच्छा, एक सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि जैसे बाहर से जब दिल्ली में पॉलिटिकल एनालिस्ट बात करते हैं, जो जाट वर्सेस अदर्स बात करते हैं, जाट और गैर जाट बोलते हैं कि जैसे जाट ज़्यादा लामबंद होता है, दूसरी जातियाँ टूटती है, और जब तक ये इस तरह से नहीं होगा कि दोनों मिक्स करके होगा, तब तक कोई सरकार नहीं बनती है। और इसलिए बीजेपी कांग्रेस को इस तरह से चिन्हित भी करने की कोशिश करेगी कि जाटों की पार्टी है, या जाटों का यहाँ ज़्यादा प्रभुत्व है, ताकि दूसरी जातियाँ बिद के, जैसे दूसरे राज्यों में भी होता है। उसकी ज़मीनी स्थिति क्या है? बहुत बड़ी नासमझी है कि हरियाणा में केवल जाट ही प्रभुत्व रखते हैं। अहिरवाल में तो जाट नहीं है। हाँ। वहाँ की 10-11 सीटें, वहाँ से तो यादव भी विधायक चुने जाते हैं हमेशा। हरियाणा की हर सीट रिजर्व है अंजुम जी, हर एक सीट रिजर्व है। 2 रोड लड़ेंगे, रोडों की अलग कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। पंजाबी शहरी क्षेत्र के हैं, उनकी की सारी रिजर्व है। हमारे रोहतक शहर में केवल एक बार यहाँ से स्थानीय विधायक बने, मतलब लोकल बोलते हैं, बनिया समाज के, जो अभी बत्रा है। अदरवाइज 1952 से लेके देवराज सेठी से लेके आज मनीष ग्रोवर, भारत भूषण बत्रा, सब पंजाबी समुदाय के भी। तो ऐसे ही शहरी क्षेत्रों में सीट आरक्षित हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में आरक्षित हैं। जहाँ गुज्जर प्रधान सीटें, वहाँ से हमेशा गुज्जर ही बनता है।
यादव में यादव बनता है, रोड में रोड बनता है, सैनी में सैनी बनता है। हालत इतनी है कि आपको एक सैनी बहुल क्षेत्र में मुख्यमंत्री को लाना पड़ रहा है। तो जाति यहाँ की सच्चाई है, नो डाउट, इसमें कोई बात नहीं तो है। पूरे लेकिन देश की सच्चाई है, हाँ, कहीं कम कहीं ज्यादा, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। तो जाट डोमिनेंस आप मान सकते हैं 25 से 28 सीटों पे है, लेकिन 60-62 सीटें तो ऐसे हैं जहाँ जाट मैटर नहीं कर रहा, तो वहाँ और तरह की डोमिनेंस हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने वो राजनीतिक दल है, उसको ये करना चाहिए, राजनीति ठीक है उनकी। अब आप देखिए जाटों में भी एक बड़ी समस्या आ रही है। हमारे यहाँ बेरी विधानसभा क्षेत्र है जहाँ लगभग 40 वर्ष से रघुवीर सिंह कादियान है, कादियान गोत्र के हैं। वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने वीरेंद्र पाल अहलावत को एक बार लड़ाया, चूँकि दूसरा जो मुख्य गोत्र है वहाँ अहलावत है, या फिर कहीं राठी आ रहे हैं, तो गोत्रों की भी वर्चस्व है विद इन कास्ट। हाँ, वही जैसे मैं जुलाना गया तो बताया फोगाट गोत्र, राठी गोत्र, तो गोत्र जाट, मतलब जाट भी के भीतर गोत्रों की डोमिनेंस वहाँ भी है। और मजे की बात यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भाजपा ने प्रयोग किया सतीश नंदल को लाके, चूँकि नंदल एक बड़ा गोत्र है यहाँ पे, और नंदल जो उनका गाँव उसके भी बहुत वोट हैं, और उस आधार पर वोट मिलते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस बार उन्होंने प्रयोग किया कि भी 2-3 बार हम कर चुके, सतीश नंदल नहीं जीत पा रहे हैं, तो इस बार वो हुड्डा गोत्र से ही लाए। तो कोई भी राजनीतिक दल है इस वर्चस्व को तोड़ने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, वो गोत्र के जरिए तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जाट गैर जाट भाई, अगर वो जाति को नहीं तोड़ते या उनकी मंशा नहीं होती तो कोई जरूरत नहीं थी कि लाडवा से सैनी को जाकर लड़ाए, क्योंकि जितने जाट हैं उतने लगभग सैनी है, तो वो भी खोज के लाए ना। स्थिति तो ये है, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने जात पात की राजनीति तोड़नी है तो मैं तो तब मानूंगा जब किसी भी सामान्य सीट से जहाँ एक जाति विशेष का प्रभाव है वहाँ से आप किसी ऐसे व्यक्ति को जिता दें जिसका कोई आधार ही नहीं जो है। अभी अयोध्या फैजाबाद में हुआ ना, हाँ, हुआ। वहाँ पासी अवधेश पासी जीत गए, तो वो स्थिति तो बन नहीं रही। जनरल सीट से रिजर्व। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि गोत्र भी ये चाह रख रहे हैं कि अब हमारे गोत्र का बनना चाहिए, और उनकी नई पीढ़ी आ रही है, वो टिकट की दावे कर रही है, पूरी जाट बेल्ट में स्थितियाँ आ रही हैं। तो ये कोई ऐसी परमानेंट फिनोमिना नहीं है। और रही बात ये जाट गैर जाट की, जो भाजपा के बारे में कहा जाता है कि इनको थोड़ा सा 2016 के जो यहाँ जाति आरक्षण को लेकर दंगे हुए थे उससे नए डायमेंशन तो मिले हैं, लेकिन ये तो बहुत पहले से है चीज़, आज की चीज़ नहीं है। इसका तो मैंने अपनी किताब में जिक्र किया है, 100 साल की है, 100 साल से ही चल रहा है। सबसे पहला चुनाव मैं आपको बता रहा हूँ, जब चौधरी छोटू राम ने लड़ा, राजनीतिक दल भी नहीं होते थे 1920 में, तो वो आते थे ओलियान गोत्र से चौधरी साहब। तो उस समय के शहरी तबके ने उनके खिलाफ स्वरूप सिंह रिसालदार को खड़ा कर दिया, वो गुलिया गोत्र से आ रहे थे। 2 गोत्रों की लड़ाई हुई, 100 साल पहले की बात देखिए आप, और चौधरी छोटू राम अपने जीवन का पहला चुनाव हार गए। फिर रिसालदार जी ने इस्तीफा दिया, उपचुनाव हुआ, चौधरी छोटू राम सदन में पहुंचे। तो ये कोई आज की बीमारी नहीं है, विद इन कांग्रेस जाट नॉन जाट चल रहा है। आप देख रहे हैं ना, शैलजा और हुड्डा क्या है भाई, है ना, या भजनलाल और भूपेंद्र क्या था, वो भी जाट गैर जाट था। और भाजपा में भी जाट गैर जाट होता है, ऐसा नहीं है, हर एक राजनीतिक दल में ये सारी चीजें चल रही हैं। और जाटों की भी तो आपस में लड़ाई थी, बंसीलाल और चौधरी देवीलाल दोनों की लड़ाई थी, जाट बहुल क्षेत्र में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और देवीलाल। भाई यहाँ देवीलाल, जहाँ हम बैठे हैं रोहतक में, 3 बार अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चौधरी देवीलाल को शिकस्त दी और जाइंट किलर बने, तो जाट बनाम जाट ही था। मैं और बहुत आपको माइक्रो लेवल पर ले जाता हूँ कि आप पूरा आंकड़ा देख लीजिए कि जो भी चुनाव होते हैं विधानसभा के, 1 नंबर पे जो जाट बहुल सीट है वहाँ विजयी जाट है, नंबर 2 पे जो है वो भी जाट है, और नंबर 3 पे भी अमूना आपको जाट ही मिलेगा। इसका मतलब वो राजनीतिक रूप से लड़ाई मुख्यतः जाट समुदाय के बीच हो रही है। पार्टियों ने भी उसी तरह कैंडिडेट भूमिका है, गांव की भी भूमिका है, क्षेत्रीय प्रभाव भी है, छोटी मोटी चीजें, और नाराजगियां और प्रसन्नताएं भी उसमें शामिल हैं। तो केवल ऐसा हम नहीं कह सकते कि इस बुराई को जाट गैर जाट की केवल भाजपा ने जन्म दिया, थोड़ा विस्तार तो किया है, डायमेंशन बढ़े, लेकिन सियासत का ये शुरू से चला आ रहा है, 100 साल से चला आ रहा है, और ये भी रहने वाला है यहाँ। जब तक हमारी नई पीढ़ी आके इसको नहीं संभालेगी, 20-30 साल बाद हरियाणा के समाज में बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज आप किसी 20-30 साल के नौजवान से बात कीजिए, विशेषकर शहरी और कस्बाई क्षेत्र में, तो वो इन चीज़ों से आज ही जा चुका है, और वो एक नया चेंज चाह रहे हैं। तो हरियाणा बदल रहा है, और मुझे तो पूरा भरोसा है कि अभी 10-15 साल लगेंगे, लेकिन हरियाणा पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होगा, ये बदलेगा। अब हम शुरू वहाँ से जहाँ मैंने कहा था, दलित वोट, जैसे हरियाणा में 17 सीटें रिजर्व हैं, और उसमें कांग्रेस का अगर देखें तो अच्छा खासा 17 में से, अभी नंबर मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, दलित में ज़्यादा सीटें कांग्रेस की है। इस बार 17 में से 17 सीटें करीबन जीतने वाले, कोई एक आधी सीट हिल जाए तो अलग बात है। अच्छा, हाँ जी। 17 सीटें रिजर्व हैं, उसमें 17, जिसमें यहाँ का भी की भी सीट है, रोहतक जिले की भी एक सीट है। हाँ जी, एक आध सीट कोई हिल जाए कलन तो अलग बात है, नहीं तो 17 की 17 कांग्रेस जीतने वाली है। और रही बात हरियाणा को समझने की, सर जाट नॉन जाट की बात हो रही थी,
बहुत लोग हैरान होंगे, पीढ़ी को पता नहीं है, चौधरी बंसीलाल ने अपनी राजनीति शुरू की तोशाम से, और आप हैरान होंगे उनसे पहले सामान्य हलके से चौधरी जगन्नाथ जी जो एससी समुदाय के नेता थे, वो सामान्य हलके से चुनाव जीत के विधानसभा में पहुंचे थे। तो हरियाणा को जिस चश्मे से हम लोग देखते हैं उतना बुरा नहीं है हरियाणा, उतनी बुरा जातियां कोई नहीं। मैं सवाल भी पूछ रहा हूँ, तो मेरा इंटेंशन बुरा नहीं, मैं तो आप लोगों के जरिए तो समझना और जब समझाना। 10 साल पहले जब बीजेपी आई तो बीजेपी ने, चूंकि बीजेपी लैपटॉप वाली पार्टी है, तो उन्होंने रिसर्च किया यहाँ पे कास्ट कितनी है, क्या क्या है। इतना कांग्रेस कभी करती ही नहीं थी, चौधरी देवीलाल कभी करते ही नहीं थे इतना। वो तो मास से जुड़े हुए लोग थे, मास की राजनीति करते थे। चौधरी देवीलाल हमेशा कहा करते थे कि हवा बनाइए, हवा के ऊपर वो चुनाव जीता करते थे, और चौधरी बंसीलाल अपने काम के बेसिस पे चुनाव जीता करते थे। तो हरियाणा की पॉलिटिक्स में ये जो चेंज आया है, ये चेंज 10 साल पहले आया जब बीजेपी आई, और बीजेपी लैपटॉप लेके आई। लैपटॉप में सारी जातियों का विवरण था, और उन्होंने जातियों को तोड़ना, मरोड़ना, भिड़ाना, आपस में लड़वाना ये शुरू किया सर। नहीं तो हरियाणा बहुत ही पीसफुल स्टेट है। यहाँ पे आप रोहतक में जहाँ आप बैठे हैं, मैं दावा कर सकता हूँ कि आप पंजाबी कम्युनिटी के किसी आदमी से बात करिए, आप ये नहीं बता सकते हो किस कास्ट का है। उसकी हरियाणवी इन रोहतक वालों से ज़्यादा अच्छी है। तो हरियाणा हमेशा मुद्दों पे इसने चुनाव लड़ा, लहर पे इसने चुनाव लड़ा। लेकिन 10 साल पहले एक ऐसी पार्टी की सरकार हमारे यहाँ बनी जिसने रिसर्च किए, जिसने कास्ट के नाम पे अपनी डोमिनेंस को बढ़ावा दिया। और आप देखिए आज ओबीसी का मुख्यमंत्री है, वो कह रहे हैं ओबीसी चंक हमारे पास है। रोहतक का सैनी समुदाय बहुत बड़ा सैनी समुदाय है यहाँ पे, और झज्जर का सैनी समुदाय बहुत बड़ी संख्या है उनकी। उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, उन्होंने तो अपने मुख्यमंत्री नहीं माना उनको। तो एक कॉन्सेप्ट जरूर हरियाणा में 1920 से चला रहा है, और वो कॉन्सेप्ट है जो चौधरी छोटूराम का कॉन्सेप्ट था, शहरी और देहातियों की लड़ाई। शहरी क्षेत्रों में बीजेपी 10 साल राज करने के बावजूद शहरों से बाहर पांव नहीं जमा पाई अपने, वो आज भी शहरों में सिमटी हुई। इसलिए चौधरी देवीलाल जब सत्ता बनाते थे तो बीजेपी को अपने साथ ले लेते कि शहरी सीटें कुछ हमारे पास आ जाएंगी। आज बीजेपी 10 साल राज करने के बाद वापस से दोबारा 10 साल पीछे चली गई है, वो शहरों में ही सिमट गई है। आज उनका जो कुछ आधार है वो शहरों पे खड़ा है, गांव में बीजेपी नहीं है। गांव में आज के दिन उनका विकल्प तैयार हो चुका है, और वो विकल्प कांग्रेस है। हाँ, तो आप जैसे अब दोनों मेहमान जो हमारे हैं वो अगर देखें तो एक सेकंड हम लोग आपस में बात कर रहे हैं ताऊ। अब जैसे हम दलित वोट की बात कर रहे थे, चूँकि ये बहुत अहम है, और ये जब आपसी लड़ाई खींचतान होती है तो भी अहम है, और बीजेपी की इस पर नज़र है। क्योंकि अगर बीजेपी के खट्टर या अर्जुन मेघवाल अचानक कुमारी शैलजा को ऑफ़र दे देते हैं कि वो आप हमारी तरफ आ जाओ, या आकाश आनंद अगर अपने भाषणों में उनका जिक्र कर देते हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो इसकी एक वजह है कि वो दलितों में मैसेज देना चाहते हैं कि शैलजा वहाँ अनकम्फर्टेबल है, हम तो उनकी वकालत कर रहे हैं। लेकिन अगर हम दलितों के वोट शेयर की बात देखेंगे, जो मैंने कहा 20-22%, लेकिन पिछली बार जैसे 2019 में 17 में से 7 सीटें कांग्रेस को मिली, 5 बीजेपी, 4 जेजेपी। वैसे अगर पीछे चले जाएँ 14 में तो 9 बीजेपी, 4 कांग्रेस, और पीछे चले जाएँ 2009 में तो 7 कांग्रेस और इन लो 9। मतलब एक समय में इन लो, जिसको जाट डोमिनेंस वाली लीडरशिप और पार्टी माना जाता है, उसको 2009 में सीटें सबसे अधिक दलित रिजर्व सीटें मिली, 9 सीटें, और बाद में बीजेपी ने सेंध लगाई। इस बार आप क्या समीकरण देखते, क्या कोई ट्रेंड है, या जो ओवरऑल ट्रेंड दिख रहा है कि कांग्रेस को बढ़त दिख रही है वही उसमें भी दिख रहा है, कोई अलग से बाइफर्केशन या ट्रेंड नहीं है? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल, या जिसे लोकदल कहेंगे, चौधरी देवीलाल की पार्टी है। ऐसा नहीं है कि उसको दलितों का समर्थन नहीं मिलता था। एक सत्ता की आहट के साथ भी बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित होती हैं, और जैसा मैंने बताया, यहाँ का दलित समाज की संरचना उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों से भिन्न है, और वो मुख्य धारा में एक तरीके से शामिल है। एक बड़ा बदलाव तब हो सकता था अगर किसी भी पार्टी ने, यहाँ दलित मुख्यमंत्री कभी हुआ नहीं आज तक, तो अगर ऐसा कोई पहल कर देती, भाजपा ही कर देती, तो शायद सामाजिक संरचना में एक बहुत बड़ा बदलाव आना था। अब शैलजा की जिस बात की होती है, अपमान से खट्टर साहब आहत हुए हैं, ये अपमान तो 2009 में भी हुआ था। कुमारी शैलजा 2009 में भी मुख्यमंत्री की रेस में शामिल थी, और ऐसा माहौल बनाया गया था कि अगर शैलजा मुख्यमंत्री बन गई तो वो केवल हवाई जहाज से ही हरियाणा में आ पाएंगी। कौन लोग बना रहे थे मैं नहीं जानता, लेकिन ये बना। तो 2009 में तो भारतीय जनता पार्टी ने शैलजा के अपमान को कोई इशू नहीं बनाया, उस समय बनाना चाहिए था। अगर तब बना रहे होते तो आज उसकी कोई
महत्व होता। लेकिन ये पॉलिटिकल बातें और राजनीतिक दल करते हैं सबको, हम करते किसी हैं, को कोई दोष भी हाँ, नहीं दे सही रहे, बात। वो करें जिस भी हद सब तक करना करता है। लेकिन जनता चुनाव के दिनों में इस माध्यम से देख रही है उन सारी चीज़ों को। बेवकूफ़ तो है नहीं वो लोग कि कहाँ किसका अपमान हुआ। और जैसे मैंने आपसे अनौपचारिक बात में कहा था कि अपमान तो रामविलास शर्मा का भी बहुत ज़्यादा हुआ है। तो मैं तो कल मैंने लिखा था कि भाई रामविलास शर्मा को कांग्रेस ले ले और शैलजा जी को जाने दे वहाँ, तो दोनों का अपमान संतुलन हो जाएगा। ये सारी राजनीतिक बातें लोग समझते हैं। दलित समाज भी मुख्य धारा के साथ ही चलता है, ऐसा नहीं है। इनेलो के साथ भी वो रहा है, भाजपा के साथ भी उसको समर्थन मिला, ऐसी बात नहीं है, और कांग्रेस के दौर में भी मिला है। तो वो जो 3 तरह की यहाँ राजनीतिक विचारधारा है, उनके साथ दलित समाज भी चलता है और अन्य समाज भी चलते हैं। और अब जैसे मान लिया कई बार ये कहा जाता है कि भाजपा शहरी पार्टी है, लेकिन शहरों में कई बार कांग्रेस जीतती है। हमारे रोहतक शहर में कांग्रेस का विधायक है पिछली बार में। तो ये बहुत सारे स्थानीय कारण बनते हैं। वो भी बत्रा है। जी हाँ, वो भी बत्रा है, मतलब बनिया समाज के अरे पंजाबी, माफ करिए, हाँ, पंजाबी। देखिए मजे की बात यह है कि यहाँ बत्रा, सुभाष बत्रा रहे, शादीलाल बत्रा रहे, भारत भूषण बत्रा है। मेरे कई अपने पंजाबी समुदाय के मित्रों से बात होती, बोले यार इस बत्राशाही को ख़त्म करना है। अच्छा, वहाँ भी दिक्कत आ गई। तो हो सकता है ग्रोवर जी को समर्थन इस बत्राशाही के खिलाफ मिल गया हो। अब भाजपा ने इस बार कोशिश की थी, एक डॉक्टर आदित्य बत्रा हैं, बड़े मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो उनको टिकट देने की बात हुई थी। तो ऐसा लगा, मेरे मित्र मुझे बताते थे कि इस बार बत्राओं का वर्चस्व एक बत्रा तोड़ेगा ला के। तो आप देखिए कितनी सूक्ष्म तरीके से राजनीति चल रही है। वहाँ जातियाँ भी हैं, गोत्र भी हैं, सामाजिक समूह भी हैं, तो ये सब चल रहा है राजनीति में, स्वाभाविक चीज़ है। तो दलित समुदाय भी ऐसा बंधा हुआ नहीं है किसी एक के साथ रहेगा। जहाँ उसको लगेगा कि जहाँ उसको सुरक्षा है, जहाँ उसका भविष्य है और जहाँ उसको ज़्यादा संभावनाएं नज़र आती हैं, तो वो आते हैं। कि जो यहाँ का दलित समुदाय है, वो भी अपने हित को भली भांति समझता है और वो कोई नासमझी में वोट नहीं करता और किसी दल विशेष से बंधा नहीं है। लेकिन एक परंपरागत छवि ये रही है कि दलित, एक दौर में जब कांग्रेस का वर्चस्व पूरे देश में होता था, तो आमतौर पर चौधरी अपने बाबू जगजीवन राम की वजह से वो जुड़ा रहता था वहाँ पे। लेकिन अब हरियाणा में जिस जैसी उनको संभावनाएं नज़र आती हैं, उसके हिसाब से उनमें बदलाव है। अब देखिए शैलजा के अपमान की बात हो रही है, लेकिन उनका तो प्रदेश अध्यक्ष उदय भान है, वो भी दलित ही हैं, तब उनको उससे भी प्रॉब्लम थी। और कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दलित हैं। तो अगर ये बात ठहर नहीं पा रही है तरक्की की दृष्टि से, और जो मैंने कहा कि अगर शैलजा के अपमान के प्रति वो थोड़ा चिंता 2009 में भी दिखा देते तो अब ज़्यादा बेहतर रहता। तो ये जो चल रहा है, जो डैमेज कंट्रोल की पॉलिटिक्स चल रही है कि कम से कम हमारा नुकसान हो और हम किसी तरीके से जो हमारी सोच है सीटों की वो बढ़ जाए, उसके तहत ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, ये बताइए एक सवाल कि अगर आपको लगता है कि कांग्रेस की लहर चल रही है, या कांग्रेस आगे है, या कांग्रेस को बढ़त है, या कांग्रेस को एज है जो जिससे लगता है कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, तो इसकी बुनियाद क्या है, बेसिक क्या है जिसकी वजह से लोग, जनता बीजेपी को हटाना चाहती है और कांग्रेस को लाना चाहती है? देखिए पहली बात तो ये कि लोग 10 साल में ऊब जाते हैं, परिवर्तन उनको चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि उनके, देखिए मजे की बात है, एंटी इनकम्बेंसी भाजपा की है। एंटी इनकम्बेंसी 10 साल पहले हुड्डा सरकार की अभी भी कायम है। भाजपा के लोगों से आप मिलोगे तो वो उस 10 साल की तुलना करते हैं कि हुड्डा के शासनकाल में ये हुआ, जमीन घोटाले हुए, फलाना हुआ, ढिमकाना हुआ, बापू बेटा खा गए। एंटी इनकम्बेंसी तो उनकी भी चल रही है और इनकी भी चल रही है। लेकिन इसके बीच में लोग अपना, उनको निर्णय करना है कि कौन सी ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो एक तो जो ऊब पैदा हो जाती है वो है। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी, थोड़ी आप उसके विज्ञापन देखिए, वो क्या कह रहे हैं कि ऑनलाइन सारी चीज़ें होने से हमारा जीवन सहज हो गया। वहाँ पर जो उनका प्रचार तंत्र है, ऑनलाइन से तो लोग परेशान है, यहाँ पोर्टल और ऑनसाइट से परेशान। आम आदमी को दिक्कत हुई, उसकी समझ वो टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है और इसने एक नए किस्म के भ्रष्टाचार को भी जन्म दिया है। तो भाजपा बजाय इसके कि वो अपनी थोड़ी सी राजनीतिक समझदारी दिखा के गलती महसूस कर ले कि हम इसको लागू करेंगे, लेकिन पहले लोगों को ट्रेंड करेंगे ताकि ये चीज़ें, देखिए वक्त की ज़रूरत है, ऑनलाइन तो होना ही होना देर सवेर, लेकिन आप अपनी गलत चीज़ पर अड़े हुए हैं अभी तक। नंबर 2, उनका प्रचार तंत्र यहाँ सीमित है कि हमने दूरियां कम कर दी नेशनल हाईवेज़ के जरिए। आप जाएंगे हरियाणा में नेशनल हाईवेज़ भरे पड़े, लेकिन ये भी तो देखो हाईवेज जो चल रहे हैं वो जिन सड़कों से जुड़े हुए हैं, वो सड़कें तो कांग्रेस के टाइम में बनी है ना। अब आदमी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो आपके प्रचार में आ जाएगा। और नेशनल हाईवे बने हैं, बहुत अच्छी बात है, बनने चाहिए, लेकिन जो टोल टैक्स की समस्या है ज़्यादा से ज़्यादा, उससे भी लोग आहत हैं। तो कई सारे मोर्चों पे भारतीय जनता पार्टी को इस समय विनम्रता दिखानी चाहिए थी कि हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन ये पार्टी और इसका नेतृत्व इतनी जिद पे अड़ जाता है कि मानने को तैयार ही नहीं, चाहे विनाश हो जाए।
तो ये समझदारी भाजपा नहीं दिखा पा रही है। कांग्रेस के प्रति कोई बहुत ज़्यादा प्यार नहीं है कि लोग परेशान हो रहे हैं, वो शासन देखे उन्होंने, लेकिन यही है कि भाई अब और कोई विकल्प नहीं एक बार पलट के है। देखते हैं। लेसर इविल, जो छोटी बुराई है, जो हर बार एक बड़ी बुराई आ जाती है सत्ता के रूप में, तो फिर से वो बार बार उसको ट्राई कर रहे हैं। विकल्प कोई हरियाणा में इन दोनों पार्टियों का बन नहीं पा रहा है। हाँ, अब ये है कि अगर कांग्रेस आती है तो उसको अपने अंदर आमूल चूल परिवर्तन करना होगा। जो उस पर आरोप लगते हैं उसको उनको मानना होगा। अब तो राजनीतिक दृष्टि से वो नहीं मानेंगे इस समय, लेकिन उनको भी अंदर पता है गलतियां कहाँ हुई। अगर उनको सुधार के अगले 5 साल में वो कुछ करेंगे तो कांग्रेस का भी भविष्य है, और भारतीय जनता पार्टी विनम्रता दिखाते हुए थोड़े से अपने आप को ठीक करे। दोनों दलों में सुधार की गुंजाइश है, नीतियों में भी या नेतृत्व के स्तर पर भी। अगर यही परंपरा चलती रही तो हरियाणा अभी और 15-20 साल इन्हीं चीज़ों में उलझा रहेगा, जो कि तीसरा विकल्प मुझे दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो अब तीसरे विकल्प पे इन्होंने बात की, तीसरे विकल्प पे भी बात करेंगे, लेकिन वही सवाल धर्मेंद्र आपसे कि क्योंकि आप बहुत घूमते रहते जब हम हरियाणा के बारे में बात करते हैं सर, तो हम जाति पे ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन पिछले जो 10 साल हैं वो 10 साल मुद्दों का भी चुनाव है सर। मुद्दे बहुत हैं यहाँ पे, कि कोई अगर मुद्दों की खोज में निकलेगा यहाँ पे, तो पार्क में आप बात करते हैं, आप भी बहुत घूमते हैं। आप ये देखिए कि ये जो सरकार है 10 साल, जो बीजेपी की सरकार हरियाणा में रही, इन्होंने हरियाणा के हर समुदाय, हर वर्ग के साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी करते रहे ये लोग। सबसे पहला तो आप ये देखिए, इन्होंने हरियाणा में जो पोर्टल शुरू किए, पोर्टल सुविधा के लिए शुरू किए थे, लेकिन पोर्टल बन गए अपराध सर इनके लिए। क्राइम का काम उन्होंने किया। मेरे पड़ोस में CSC सेंटर है, अगर आप केवल 1 घंटा वहाँ पे बैठ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हर घर से एक पीड़ित व्यक्ति इन्होंने तैयार कर दिया जी। किसी की प्रॉपर्टी आईडी में माँ का नाम गलत चढ़ा हुआ है, किसी का बाप का गलत चढ़ा हुआ है, कोई मरा हुआ दिखा दिया है, कोई जिंदा है, किसी की उम्र गलत है, किसी की इनकम गलत है। इतनी खामियां हैं। कोई प्रॉपर्टी जो नहीं है उसमें चढ़ गया जिसका अब है, कल मेरे उसका पास नहीं चढ़ा। नगर निगम से फ़ोन आया जी शनिवार को कि जी आपके नाम एक दुकान है और एक मकान है। मैंने कहा वो दुकान वाले कागज़ भिजवा दो, मैं जाके उनको कब्जा कर ले लेता हूँ। बोले नहीं जी आपके नाम चढ़ी हुई हैं। तो मैंने कहा कहाँ है वो एक्चुअल प्रॉपर्टी? तो उन्होंने जब एड्रेस बताया तो जाके देख, 4 घर छोड़ के हमारे से जो आदमी है बेचारे ने दुकान खरीद रखी, वो मेरे नाम चढ़ी हुई है। तो ये इन्होंने, उसने कास्ट की सीमाएं, जो कास्ट पॉलिटिक्स थी उसकी सीमाओं को भी तोड़ दिया। मैं कल इसी पार्क में था, हुड्डा पार्क में, तो एक सज्जन मिले। ऐसे प्रॉपर्टी आईडी की जिक्र हर जगह होता है, तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में बेसमेंट नहीं है, लेकिन मेरी उसमें प्रॉपर्टी आईडी और जो भी डिटेल है उसमें बेसमेंट है। तो मैं तो कह रहा हूँ बेसमेंट के साथ मेरा मकान दे दो या बेसमेंट खुदवा दो। इनको प्रॉपर्टी आईडी सर, इनको फैमिली आईडी, ये इस सरकार की कब्र खोद दी इन 2 आईडी ने। और ख़ास बात यह है कि कभी इन्होंने ये नहीं माना कि इनमें खामियां थी। अब जाके इन्होंने कहा कि हम इनकी खामियां दूर कर रहे हैं। इसके अलावा सर, हरियाणा गांव का शहर है, गांव का एक प्रदेश इतना है। बड़ा इशू है प्रॉपर्टी आईडी, आपने बहुत बड़ा बड़ा जी। शब्द इस्तेमाल इस किया। सरकार कि ये को कब बदलने होती जा है? रहा है वो इश्यू सर। अच्छा, अब हर घर में एक पीड़ित व्यक्ति है, प्रॉपर्टी आईडी का या फैमिली आईडी का। फिर बुढ़ापा पेंशन इससे जोड़ दी सर। बुढ़ापा पेंशन में एक ताऊ बेचारा गुजारा कर रहा है 20,000 रुपये में, उसके फैमिली आईडी में वेतन चढ़ा दिया सर 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। अब वो घूम रहा है CSC सेंटर में, जी मेरा ठीक कर दो, मेरी पेंशन रुक गई है इससे। तो वो एक जो बुजुर्ग हैं हमारे प्रदेश के 20 लाख के करीबन जो बुजुर्ग हैं, वो इस सरकार के लठ लिए बैठे हैं जी। हाँ, जैसे उसमें भी हुआ, लाडवा में मैं गया तो एक सड़क पे छोटा सा घड़ी बनाने वाला था, वो बहुत दुखी होकर मेरे वीडियो में बोला कि पहले 1 लाख चढ़ा, फिर 180 हो गया, फिर 3 लाख मेरा चढ़ गया, तो जो भी उसको सुविधाएं थी वो बंद हो गई, तो वो दुखी था। बहुत दुखी हैं अब सर। ये फिर ये बताओ, फिर प्रॉपर्टी आईडी, चूंकि हम थोड़ी विस्तार से चाहेंगे इस पे 5 मिनट समझें, दर्शक भी समझें, क्या सोच के इन्होंने किया? कोई इंटेंशन तो अच्छा ही होगा। इंटेंशन अच्छा भी था और उसके पीछे थोड़ा कास्ट पॉलिटिक्स भी थी। एक्चुअली में जातिगत सर्वे तो ये करवा नहीं सकते, इससे थोड़ा कहते हैं कि हम थोड़े पार्टी विद डिफरेंस हैं। तो उन्होंने एक नया तरीका निकाला कि हम प्रॉपर्टी आईडी के माध्यम से डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो वो डाटा कलेक्ट इन्होंने किया और उसका उपयोग भी किया इन्होंने, ऐसा नहीं कि नहीं किया, उसका उपयोग भी किया, नहीं तो इनकी हालत इससे भी ज़्यादा ख़राब होती। तो उन्होंने इसमें क्या था कि जो बहुत अति उसमें आते हैं कि बहुत पिछड़े हुए लोग, उनको ये बेनिफिट देने का काम था। लेकिन उस प्रॉपर्टी आईडी का, फैमिली आईडी को बनाने का जिम्मा जिन लोगों को प्राइवेट हाथों में दिया, उन लोगों ने आपसी साठगांठ की, कई लोगों ने अपने काम में लापरवाही की,
सरकार जो अधिकारी थे ऐसा लग रहा है कि वो भी सरकार की चूल्हे हिलाना चाहते थे, तो उन्होंने जानबूझ के उन खामियों को दूर भी नहीं किया। और फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी, दोनों आईडी इनकी आइडेंटिटी ख़त्म करने पे तुली हुई हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है। फिर आइए आप गांव पे। गांव में जो हमारी जो पावर है वो पंचायती राज में सिमटी हुई है सर। गांव के एक सरपंच को इन्होंने सारे अधिकार छीन लिए कि हम डायरेक्ट ग्रांट देंगे आपको, अब सरपंच का कोई रोल नहीं है। सरपंच ने अपने अधिकारों को लेकर आंदोलन किया, इन्होंने सरपंच पिटवाए सर। हर गांव में आप ये देखिए, अगर 1000 वोटों का गांव है और सरपंच 700-800 वोट लेके जीता है, तो इट मीन्स लोग तो उसको पसंद कर ही रहे थे। और वो कह रहा है कि भाई मेरा पंचायती राज को कमज़ोर मत करो। इन्होंने उसको भी कमज़ोर किया। अब जाके विड्रॉल किया है जब इनको लगा कि सारा सिस्टम ख़त्म हो गया। फिर इन्होंने किसानों का एक बहुत बड़ा इशू है सर। हरियाणा के 13 ज़िले इनको मिटाने पे तुले हुए हैं। और किसान आंदोलन, जिस बेल्ट में आप गए हुए थे उस बेल्ट में किसान आंदोलन की वजह से कांग्रेस इतनी बड़ी मेजोर, और वही असर आज भी है। इसके अलावा स्टूडेंट सर ये कहते हैं कि हमने बिना पर्ची खर्ची नौकरियां दी। ये एक बहुत बड़ा इशू है। 1.5 लाख नौकरियां दी, विज्ञापन है। 1.5 लाख नौकरियां दी, 1,20,000 नौकरियां दी इन्होंने ठेके पे सर। एक निगम बनाया कौशल विकास निगम, उसमें इन्होंने 1,20,000 नौकरी देने का दावा कर चुके हैं। वो कौन लोग हैं, किन लोगों ने अप्लाई किया था, किन लोगों को नौकरी मिली है, क्या उसमें आरक्षण था, उन लोगों का भविष्य क्या है किसी को नहीं पता। अगली सरकार कोई आएगी वो उनके साथ क्या करेगी, ठेकेदारी क्या करेगी, सरकार का किसी को कुछ नहीं पता। रही सरकारी नौकरियों की बात सर, 2700 से ज़्यादा कोर्ट में केसेस चले। इनकी भर्तियों पे ये जो पर्ची खर्ची से देना तो अलग बात, ये नौकरियां दे कहाँ पाए हैं जी। अब कल मेरे पास लड़के आए हुए थे सीईटी के, इन्होंने एक ऐसी भर्ती परीक्षा शुरू की कि सारी सी और डी के लिए हम एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेंगे। उसके 14 लाख बच्चे सर, 14 लाख बच्चों में से इन्होंने नौकरी दी 21,000 को, और वो आज ज्वाइन नहीं करवा पा रहे उनको। वो लोग कभी भूपेंद्र हुड्डा के घर पे जा रहे हैं, कभी खट्टर साहब के घर पे जा रहे हैं, कभी नायब जी के घर पे जा रहे हैं, वो ज्वाइन नहीं हो रहे। और बाकी बच्चे 14 लाख बच्चे सीईटी क्वालिफाइंग के, सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है कि सीईटी क्वालिफाइंग होना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया। वो 14 लाख बच्चे इनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। मुद्दों का चुनाव है एक्चुअली में। ये जो चुनाव है, ये जो 10 साल में जो एक सांग होता है सर, आपने सॉन्ग सुने? हरियाणा में सांग होते हैं, लोकल परंपरा। तो एक सांगी आया हुआ था और बहुत बेसुरा गा रहा था, तो लोग बड़े बोर हो रहे थे और कुछ कुछ कह रहे थे। तो एक आदमी लठ लेके उसके आगे से घूम रहा था, तो वो सांगी डर गया। तो उसने डरते हुए पूछा भाई क्या बात है? बोला नहीं तू तो गा, मैं तो उसको देखूंगा जो तुम लेके आया था। तो ये अच्छा, हमको लगा लठ वाला उसका बचाव के लिए आया था। अब तो लोगों ने सरकार का विरोध करना भी बंद कर दिया है। वो तो इंतजार कर रहे हैं वोटिंग का। अब तो वो लोग कह रहे हैं तू कर ले, जो करना था ना कर ले, अभी 1-2 महीना जो बच रहा है तूने जो करना हमारे साथ कर ले, अब हम तेरे साथ करेंगे। अच्छा ये बताओ, अब तो 1-2 महीना भी नहीं है, आज हम लोग हैं 23 तारीख है, आज शायद 10 दिन है कुल जमा। हाँ मतलब 9 दिन प्रचार के, 9-10 दिन, और उसके बाद वोटिंग के। तो ये बताओ, मैं चूंकि ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, एग्जेजरेटेड फीलिंग तो नहीं आप लोग ये कर रहे हो, एग्जेजरेटेड बात तो नहीं कर रहे हो एकदम लहर चल रही है, ये चल रही है, या एकदम आपका जोड़ घटाव करके कैलकुलेशन है? सर 10 साल हरियाणा का आदमी, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद नीचे लोग कमेंट करने लगेंगे, बीजेपी वाले, आईटी सेल वाले, कि भाई इन दोनों को बैठाया, दोनों कांग्रेस समर्थक हैं, आप भी बीजेपी विरोधी हो, और सब मिलके कह रहे हो कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार। देखिए सर, ये 10 साल में चेंज आए हैं। जब मोदी जी केंद्र में आए हैं उसके बाद चेंज आए हैं कि आपके सहूलियत के हिसाब की बात नहीं है तो आपको कोई सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ऐसे सर्टिफिकेट आपके घर में भी तय लगी हुई है, मेरे घर में भी मैंने फ्रेम करा के रखे हुए हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना सर। अगर हमारे यहाँ कहते हैं कि पाँव बढ़ती नहीं दिखे, अगर पाँव में आपके आग लगी हुई है, अगर आपको वही नहीं दिखाई दे रही तो दूर की आग कहाँ देख पाएंगे। अगर आपको अपनी दुख और तकलीफ़ों का ही एहसास नहीं है तो दूसरे की दुख तकलीफ़ें नहीं समझ सकते जी आप। हरियाणा में यही हो रहा है, और इस सरकार को लोग चलता करेंगे सर। देखो आप ये देखिए, हमारे यहाँ किसी पार्क में आप बुढ़ों से चले जाइए, कांग्रेस ने एक नारा दिया है 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन। चौधरी देवीलाल ने जब ये 100 रुपये बुढ़ापा पेंशन की थी, वो किसी बुजुर्ग के घर चले गए। चौधरी देवीलाल, हरियाणा में अगर कोई सच में मास लीडर हुआ है तो वो चौधरी देवीलाल थे। वो सुबह सुबह घूमने चले जाते थे, एक बुजुर्ग के घर पे चले गए, बोले चाय बनवा ले, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा चाय तो दूध का जुगाड़ नहीं है, तो बोले क्या?
बोले पैसे नहीं है, तो उन्होंने उसी दिन 100 रुपये बुढ़ापा पेंशन का ऐलान किया था। आज वो बढ़ती बढ़ती, आप पूरे देश में घूमते हो सर, कहीं पे सुना है आपने कि 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन? ये तो कांग्रेस ने अपनी 7 गारंटी में कर दिया इस हाँ, बार। तो 12,000 रुपये, एक बुजुर्ग है और एक महिला है, अगर उनको 12,000 रुपये मिलेंगे, उनका घर तो बहुत इजीली चलेगा। लेकिन एक सवाल फिर उसके बाद आएगा, त्यागी जी से भी पूछूंगा कि भाई आप इतनी योजनाएं, इतनी गारंटियां, 500 रुपये में सिलेंडर, बुढ़ापा पेंशन 6,000 और बेरोजगारी भत्ता भी देने लगेंगे, बहुत सारी चीज़ों के वादे कर रहे हैं, नौकरियों के वादे कर रहे हैं, 2 लाख नौकरियों के वादे कांग्रेस ने किए शायद, अगर मुझे ठीक से याद है। नौकरियों के लिए हरियाणा सरकार को 1 रुपए का बजट नहीं, बट ये बुढ़ापा पेंशन बहुत बड़ा फैक्टर होगा। फैक्टर है सर। हरियाणा की जो सेहत है, आर्थिक सेहत है सर, वो बाकी प्रदेशों से आज भी बहुत अच्छी है सर। अगर इसकी ग्रोथ पे थोड़ा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे ध्यान दिया जाए, कर्जा जो है हरियाणा पे कई गुना बढ़ा है पिछले 10 साल कर्जा में। बढ़ा है जी, और कर्जा पहले भी था और इनको थोड़ा और इन्होंने बढ़ा दिया। अगर हरियाणा का सही मायने में, हरियाणा इतना सा हरियाणा 4 घंटे में आप उस कोने से उस कोने पहुंच जाएंगे सर। इस हरियाणा की डेवलपमेंट पे अगर ध्यान दिया जाए तो जब भी हम पंजाब से अलग हुए थे तो हरियाणा के आईएएस को पंजाब के आईएएस कहते थे, कहाँ फंस रहे हो, ये प्रदेश आपको वेतन भी नहीं दे पाएगा। उसके बाद चौधरी बंसीलाल जब सत्ता में आए तो उन्होंने प्रदेश के लोगों से आह्वान किया कि भाई हमारा प्रदेश है, हम इसको बनाएंगे, संवारेंगे और हरियाणा को भारत के उन्नत राज्यों में लेके जाएंगे। न केवल चौधरी बंसीलाल हरियाणा के विकास पुरुष कहे जाते हैं, लेकिन उस विकास पुरुष को बनाने में हरियाणा के लोगों का बड़ा योगदान है। हर आदमी हरियाणा की तरक्की के लिए लगा हुआ था सर। अगर इस सिस्टम को दोबारा से जोड़ा जाए, कोई ऐसा मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश में आएगा जो एक सामूहिक नहीं, कोई ऐसा क्या, मान लो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही नाम चल रहा है तो 10 साल तो रहे ही हरियाणा में, कोई बाहर से मंगल ग्रह से तो कोई आएगा नहीं। उस समय हरियाणा में कई मायनों में बहुत ठीक था जी। हरियाणा का नाम आप सुनते थे। अभी हरियाणा पिछले कई साल से बेरोजगारी में नंबर 1 है, तो ये डाटा है सर। मैं कोई आप बेरोजगारी में सीएम आप कहीं भी देख लीजिए, हमारे बाद नंबर आता है राजस्थान का। तो हरियाणा छोटा जो खुशहाल प्रदेश है, अगर वो बेरोजगारी में नंबर 1 है तो 10 साल से जिनकी सरकार है उनसे सवाल पूछे जाएंगे। सही बात है त्यागी जी। अब जो मुद्दे हमने कोर इश्यूज बताए, अब क्या है, कंपटीशन है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों भी। चुनाव के समय में क्या होता है, पार्टियां जो नहीं दे पाती है 5 साल और 10 साल जो नहीं दे पाती है वो भी देने के वादे करने लगती है। 15 लाख का तो लोग आज भी जिक्र करने लगते हैं, और हालांकि वो वादा खिलाफी फिर जिसकी बनेगी वो क्या कर पाएगा वो अलग बात। लेकिन इतने वादे कांग्रेस भी कर रही है, 7 गारंटी अभी आया, अभी मैनिफेस्टो सुनते हैं कई पन्ने के अभी आने हैं चंडीगढ़ से। बीजेपी भी बहुत सारी बातें कर रही है। तो ये इशू जनता के बीच, ये गारंटी और ये वादे, इस पर भी वोट होते हैं, ये वोट को प्रभावित करते हैं, या पहले से मूड बना लेते हैं इसको बिठाना है, इसको उखाड़ना है, और जो भी नेताओं के नैरेटिव के हिसाब से। देखिए, चीज़ें जो मुद्दे हैं इस तरह के मायने रखते हैं। जो बुढ़ापा पेंशन है 6,000 करने की, इसका असर होगा, निश्चित रूप से होगा। जिन लोगों की आय कम है और उनको अगर अब डबल पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, करीब 2,500-3 हज़ार तो अभी भी मिलती है, और 6,000 एकदम से मिल जाए तो होता क्या है कि हरियाणा में एक राजनीतिक शब्दावली में एक शब्द आता है कि पहली कलम से, मतलब जिस दिन मैं बैठूंगा उसी दिन से ही चीज़ें लागू कर दूंगा। और चौधरी देवीलाल ने जब बुढ़ापा पेंशन स्टार्ट की थी वो पहली कलम से ही की थी। चौधरी बंसीलाल उस समय कहते थे कि देवीलाल तो कम पढ़े लिखे हैं, मैं BA LLB हूँ, मैं जानता हूँ सरकारें कैसे चलती हैं और ये संभव नहीं है। तो फिर देवीलाल जी से पूछा गया कि कैसे करोगे, बोले क्या करना है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाऊंगा, कह कर जे मैं अपनी साइन देवीलाल, और हो गया। तो उनकी एक साख बन गई कि देवीलाल जो कहेगा वो होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने आते ही 1600 करोड़ के कर्जे माफ़ कर दिए। एक वो क्रेडिबिलिटी बन गई कि आदमी जो कहता है वो करता है। आगे करेंगे या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन एक साख उससे जुड़ी, लोगों में ये भरोसा हो गया है कि पेंशन 6,000 होगी ही। सिलेंडर का तो भाजपा का भी उतना ही है, इनका भी उतना ही है। तो क्रेडिबिलिटी की बात है। लोग बाहर यहाँ से भी देख के कि अमित शाह ने यूपी में कहा था होली पे महिलाओं को एक सिलेंडर एडिशनल दिया जाएगा, वो नहीं दिया गया। तो हरियाणा कोई 7 समंदर पार तो है नहीं, तो उत्तर प्रदेश के जो वादे हो रहे हैं उनका असर यहाँ हो रहा है। वो ये भी देखते हैं कि कर्नाटक और तेलंगाना में जो कांग्रेस ने वादे किए हैं, हिमाचल में किए हैं, एक साख वहाँ से भी बनती है पार्टी की। अब ये इन सबकी मजबूरी है, कोई आराम से देना नहीं चाह रहा, कोई इसके पीछे कोई बड़ी उदारवादी दृष्टिकोण नहीं है, लेकिन राजनीतिक मजबूरी है कि आपको ये गारंटियाँ देनी ही पड़ेंगी। और गारंटी के साथ जुड़ जाता है, गारंटी तो अपने आप में गारंटी है, उसका क्या होगा। और भाजपा के बारे में जब लोग बात होते हैं, अमित शाह जी ने कह दिया कि वो कुछ नहीं था, वो तो जुमला था। अब लोग बड़े मज़े लेते हैं, भाजपा वालों से पूछते हैं कि तुम्हारी गारंटी जुमला है वास्तव में गारंटी है।
और कांग्रेस की गारंटी को वो चूंकि कुछ राज्यों में कुछ चीजें हुई हैं तो उसको मानते हैं। इसके साथ है। अब आखिरी सवाल, चूंकि वीडियो हमारा कितनी देर का हो गया भाई, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया शायद। अब आखिरी सवाल, जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच किसी और पार्टी की गुंजाइश की, जो मैंने शुरू में भी कहा कि अभय चौटाला का हाँ, अभय चौटाला का गठबंधन। पहले ना कोई मेहमान आ जाता था, उसके सामने बिस्किट भुजिया सब रखते थे। गांव में बच्चों को देने की आदत नहीं थी, अभाव थे, तो वो बच्चे दूर खड़े खड़े ना इंतजार करते थे कि ये गेस्ट एक आधा बिस्कुट छोड़ दे तो हमें मिल जाएगा। तो ये आज के दिन हरियाणा में जो चुनाव है पूरी तरीके से बायोपोलर चुनाव है। 2 पार्टियों में सिमटा हुआ चुनाव है, या तो बीजेपी है या कांग्रेस है। दूसरे लोग वो बिस्किट की तरह इंतजार कर रहे हैं सर। कोई गुंजाइश इस चुनाव में उनके लिए दिखाई नहीं देती है। नहीं, दुष्यंत चौटाला, पहले स्पेसिफिक दुष्यंत चौटाला और उनके गठबंधन को 90 सीटों में से 70 और 20 पर वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आप कुछ सीट देखते हैं कि नहीं? 10 सीट जेजेपी पिछली बार जीती थी। किसी एक सीट पे अगर उनकी जमानत बच जाए, इट्स अ विनिंग ट्रॉफी फॉर देम। अच्छा, इंक्लूडिंग उचाना? हाँ जी, उचाना। खुद दुष्यंत चौटाला की अगर टोटल पोल्ड वोट का 6वां हिस्सा अगर दुष्यंत चौटाला को मिल जाता है तो ये उनके लिए गर्व करने लायक बात है। और अभय चौटाला और बीएसपी गठबंधन कुछ सीटों पे वो फाइट में है। रानिया में फाइट में है, इलाहाबाद में फाइट में है, बरवाड़ा में उनका कैंडिडेट बहुत अच्छी गेन कर रहा है। इसके अलावा मेवात साइड पे एक सीट, जुलाना सीट पे हवाई बातें हैं, बाकी कुछ नहीं है। विनेश फोगाट बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रही है। इन सीटों में से कोई 1 या 2 सीट उनकी निकल सकती है। आपको क्या लगता है तीसरी चौथी पार्टियां जो है जिनका जिक्र किया हमने? बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनका अस्तित्व इसलिए नहीं रहा कि जनता ही नहीं चाहती कि वो अब मैटर करे। मुझे नहीं पता भविष्य में क्या होगा। हो सकता है कई बार जिन्हें हम खारिज कर देते हैं वो फिर से आ जाते हैं। एक बहुत आपको सटीक उदाहरण दूंगा मैं। आपातकाल के बाद कोई कल्पना नहीं कर रहा था चौधरी बंसीलाल की वापसी होगी, बड़ी शानदार वापसी हुई। अरे इंदिरा गांधी 2.5 साल में आ गई, इतनी जबरदस्त 350 और महम कांड की सच्चाई झूठ को आप एक तरफ रख दीजिए। महम कांड के बाद ओम प्रकाश चौटाला या देवीलाल परिवार की वापसी होगी, इसको कोई इमेजिन नहीं करता था, लेकिन वो भी हुए। तो 2 ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने हरियाणा को राष्ट्रीय फलक पे जाकर रख दिया। आपातकाल में चौधरी बंसीलाल के जो कथित अत्याचार के किस्से थे और महम कांड, उसके बाद मैं इंदिरा गांधी का इसलिए जिक्र किया कि जिस इंदिरा गांधी को डिस्क्रेडिट किया इमरजेंसी की वजह से, बहुत इमरजेंसी में तानाशाही हुई, सब कुछ हुई, वो इंदिरा गांधी चिकमगलूर से जीत के आ गई थी। जिस इंदिरा गांधी को रायबरेली में राजनारायण ने हरा दिया। और क्या नारे लग रहे थे इंदिरा गांधी के लिए चिकमगलूर में। यही तो हरियाणा में हो रहा है सर। आज से 5 साल पहले जिस दुष्यंत चौटाला को लोग अपना हीरो मानते थे, आज वो कहाँ है? हाँ, परिवर्तन आते हैं सर पॉलिटिक्स में। और 5 साल पहले आपने पार्टी बनाई और कुछ ही दिन के भीतर आपने इनेलो को 0 कर दिया, मतलब 1 सीट इलाहाबाद, 10 पे आ गए, और 10 पे आप आ गए और 14% वोट। आज हरियाणा में उनकी हालत देखिए आप। आपका इंटरव्यू के नीचे कमेंट पढ़िए आपको पता लग जाए। एक तो होती है लोग डिस्क्रेडिट कर दें किसी को कि हम आपको वोट नहीं देंगे। एक लोग हिकारत की दृष्टि सबक सिखाना चाहते हैं, या तो हिकारत से देखें, आपको घृणा से देखें, वो हाल है सर आजकल पॉलिटिक्स। लेकिन आपकी बात अधूरी रह गई। हाँ, वही तीसरी पार्टी वाला कि क्या ऐसा तो नहीं कि कुछ सीटों पर हो सकता है बीएसपी और उनके गठबंधन, अभय चौटाला के गठबंधन से, जैसे अभय चौटाला ने दावा किया मेरे इंटरव्यू में, पहली बार उन्होंने कहा 15 सीटें, दूसरी बार कह दिया 25 से 30 सीटें। मैंने भी मजाक में कहा कि आप तो 6-7 गुना बढ़ा के बोल रहे हो आप। लेकिन कुछ ऐसी गुंजाइश किसी भी सूरत में दिखती है कि कोई 2019 वाली स्थिति हो जाए कि 40 सीट पर बीजेपी अटक गई तो दुष्यंत चौटाला के समर्थन से सरकार चली, कांग्रेस कहीं 40 पे अटक जाए, या कोई हंग असेंबली हो जाए और ये इन पार्टियों का रोल हो जाए। उस स्थिति को लाने की भरपूर कोशिश, षड्यंत्र, दुर्विसंधियाँ चल रही हैं। प्रयास ऐसा नहीं है कि वहाँ उसमें प्रयास में बहुत लोग शामिल हैं। इंडिपेंडेंस को लड़ाया जा रहा है, इधर उधर जो मैनिपुलेशन के गेम चलते हैं वो सारे चल रहे हैं। लेकिन जनता इस चीज़ को बखूबी समझ भी रही है कि कहाँ क्या हो रहा है। और आपने देखा होगा अधिकांश पार्टियों के जो बागी थे वो चुनाव मैदान से हट गए। भाजपा के चलते हैं हम लोग, हाँ, समापन की ओर है जरा। इस बीच 4-5 लोग आके बैठ भी गए। हाँ, तीसरी पार्टी की गुंजाइश इस चुनाव में कम है, नहीं लग रही। चुनाव पूर्णतः बाइपोलर है और मैं ये नहीं मान के चल रहा कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह खारिज कर देंगे। देखिए हमारे पास एक ही आंकड़ा है लोकसभा चुनाव का। भारतीय जनता पार्टी की ताकत आधी हुई है और कांग्रेस की ताकत बढ़ी है। वोट प्रतिशत में लगभग बराबर है। हमारी जो आधार है इसके पीछे तर्क ये है कि 2 लोकसभा के चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितनी अब है, क्योंकि हरियाणा का आदमी विधानसभा के फैसलों से, मुख्यमंत्री के फैसलों से प्रभावित होता है। तो
एंटी इनकम्बेंसी का रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया लोकसभा चुनाव से। अगर हम उसी आंकड़े को सही मान के चलें जो आया है वास्तव में, और वो काफ़ी तो प्रामाणिक है, तो मैं अगर उसकी एंटी इनकम्बेंसी स्टेट के साथ में जोड़ दूं तो उससे हमें ये लग रहा है कि ये एक लहर आप ना भी कहें, अंडर करंट्स ऐसे हैं कि कांग्रेस के लिए वो सुविधाजनक स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंताजनक स्थिति है। आपका क्लोजिंग रिमार्क? मैं क्लोजिंग रिमार्क ये है सर कि कांग्रेस 10 साल पहले लोगों ने बाहर की थी, आज उसी कांग्रेस को ला रहे हैं बीजेपी, और बुरी तरह से बाहर की थी। 10 साल बाद सत्ता में 15 सीटों पर हुड्डा बाहर हुए। इन पे एक हरियाणवी चुटकुला सुनाना चाहता हूँ सर। एक बार है ना, एक आदमी बहुत गांव में बदनाम आदमी था, उसको सब बुराइयां करते थे। वो क्या करता था सर, घूम घूम के पेशाब करता था गली में। तो सब लोग यार खराब आदमी है। तो वो एक दिन मरने को हो गया, तो उसने अपने बेटे को बुलाया कि बेटा एक अंतिम इच्छा है, पूरी करोगे? बोला हाँ पिताजी बोलो क्या इच्छा है? बोले ऐसा कोई काम करना ये पूरा गाँव कहे कि तेरा बाप भला आदमी था। बोले जी कर देंगे। वो जब आदमी मरा, उसको जब दाग दे के, यहाँ हमारे उसको दाग बोलते हैं, वो दे के जब घर आए तो एक परंपरा है, गांव के लोग वापस घर आते हैं उस आदमी के। वो लड़का छत पे गया और सबके सिर पे पेशाब कर दिया। तो बोले अरे यार तेरे से तो तेरा बाप ही भला आदमी था। तो जो बीजेपी ने जो 10 साल में काम किए हैं वो लोगों ने हाथ जुड़वा दिए हैं सर उसको, इसलिए ये कांग्रेस को वापस ला रहे हैं और कांग्रेस को भी सुधरना पड़ेगा। आज 5 साल पहले जिस दुष्यंत चौटाला को हमने सिर पे बैठाया था, आज वो कहाँ पे है? अगर कांग्रेस ने इनकी गलतियों को दोहराया सत्ता में आने के बाद, तो लोगों की अपेक्षाएं, उम्मीदें बहुत हैं कांग्रेस से। अगर कांग्रेस ने नौकरियों में गड़बड़ियां की, अगर कांग्रेस ने कर्मचारियों को उनका ओपीएस नहीं दिया, अगर कांग्रेस ने कर्मचारियों को उनका हक नहीं दिया, उनका ओपीएस नहीं दिया, बुढ़ापा पेंशन जैसा कमिटमेंट कर रहे हैं वैसा नहीं किया, 2000 रुपये नहीं डलवाए, और लोगों के जीवन स्तर में अगर सुधार नहीं किया, 7 गारंटियां फॉलो नहीं की, तो उनका हाल बीजेपी से भी बुरा होगा। और ये बीजेपी को तो 10 साल लगे हैं, कांग्रेस को तो लोग 1 महीना बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर उन्होंने काम अच्छे नहीं किए तो। ये बहुत बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस के साथ, वो गारंटी हो। मैं बधाई दूंगा कि जो ठहाके आपने मिगलानी साहब के सुनाए थे, हमारे धर्मेंद्र जी ने वो मुकाबला कर दिया। तो रोहतक हंसने हंसाने में कम नहीं गए। हाँ। अब पूछिए। अब वही आखिरी कि बहुत बड़ी चुनौती होगी उन सारी गारंटियों को पूरा करने की कांग्रेस की। चुनौती तो है। मैं तो अंजुम जी एक बात कहता हूँ कि हरियाणा की जो लीडरशिप है ना पॉलिटिकल, उसमें खासियत चाहे कितनी हो, बट वो विजनरी नहीं है। हरियाणा के अंदर पोटेंशियल है एक विकसित यूरोपीय राष्ट्र बनने का, उस तरफ कोई नहीं सोच रहा है। आपके पास संसाधनों की कमी नहीं है, यहाँ लोग काम करना चाहते हैं, मेहनती लोग हैं। बावजूद इसके जो विकास के साथ एक शब्द जुड़ा था सुशासन, गुड गवर्नेंस, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट कर दें प्रॉपरली, उसके लिए एक आपको नौकरशाही के नियंत्रण से बाहर निकलना पड़ेगा। एक विजन ऐसा चाहिए जहाँ कोई ऐसा बंदा आए चीफ मिनिस्टर कि मैं सिर्फ 5 साल है मेरे पास और मैं दोबारा चुनाव लड़ूंगा ही नहीं, और मैंने इस 5 साल में अपना बेस्ट देना है। अगर कोई इस धारणा से आए और उसके पास एक दृष्टि हो 21वीं सदी का, तो हरियाणा के अंदर पूरा पोटेंशियल है। दुर्भाग्य ये है कि आज की तारीख में अभी तक जितने लोग रहे हैं उनमें तो किसी की संभावना नज़र नहीं आती। भविष्य बताएगा। चलिए, बहरहाल तो आइए तो ये अच्छा लगा डॉक्टर त्यागी सियाला के चुनाव में मुझे कई जगह जाना है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा एक राउंड और आऊँ। इस बार हमने समसामयिक बातें ज़्यादा की, लेकिन आपके साथ मैं थोड़ा हरियाणा के पुराने इतिहास के बारे में, सियासी इतिहास खास तौर से, वो बंसीलाल का दौर, वो भजनलाल का दौर, वो देवीलाल का दौर, उस समय की बहुत सारी कहानियाँ, किस तरह से भजनलाल देवीलाल को मात देकर मुख्यमंत्री बन गए थे और देवीलाल मेरे ख्याल से हिमाचल चले गए थे शायद विधायकों को लेके, और यहाँ भजनलाल दिल्ली चले गए और तापसे थे गवर्नर शायद। जी। हाँ, बहुत सारे किस्से हैं, तो उन किस्सों पर भी फिर कभी कोशिश करेंगे, क्योंकि उस किताब में ऐसे किस्से हैं कि देखिए बहुत वक्त ले रहा है वो किताब। रास्ते में रहता हूँ, 10 पन्ने 20 पन्ने उसी के पढ़ता हूँ, और लेकिन अब इतना याद रखना, क्योंकि इतने नए नाम हम लोगों के लिए है। हिंदी बेल्ट में अगर देखें, जैसे यूपी बिहार बड़े स्टेट हैं, तो वहाँ के बहुत सारे नेताओं को जानते हैं। यहाँ के नेताओं को हम 4-6 बड़े नेताओं को छोड़ दें, बहुत लोगों को नहीं जानते हैं, या 50 साल पहले के चौधरी छोटू राम को जानते हैं। तो इसलिए हमें उसकी गहराई में उतरना पड़ता है। एक बार हम अगली बार मिलेंगे तो आपके साथ हरियाणा के सियासी इतिहास पर कोशिश करेंगे बात करें। फ़िलहाल इस रोहतक के पार्क से आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये पार्क ऐतिहासिक है, क्योंकि ये पार्क जिस ज़मीन पर है वहाँ कभी जेल हुआ करती थी, जो मैंने भूमिका में बताई। ताऊ एक बहुत देर से आने को बेचैन है। बताओ ताऊ, कुछ कहना चाह रहे हो आप? हाँ, बताओ आप। यहाँ के जो बंदर उड़ा है ना, यही ने काम करे हैं। यहाँ का पानी भी
चौधरी देवीलाल ले गया, चौधरी बंसीलाल हम किसान हाँ, और भूपेंद्र हुड्डा ने सोचा है इस रोहतक के बारे में, और वही आओगा जो ये घने पढ़े लिखे हैं उनके हाथ में वोटना है, वोटा का गरस्ता हम मार रहे हैं गम्मा में, और वह गिरांगे ना जब जीतेगा। अच्छा, और भूपेंद्र बनेगा, क्यों भूपेंद्र बनेगा? वोट देंगे। अच्छा, तो भूपेंद्र हुड्डा ने ऐसा कौन सा काम किया था वो? बहुत बढ़िया काम करे, बिल्डिंग इतनी बना दी रोहतक में, बहुत गजब की, फुटी पड़ी थी कहीं चाहे कौन है, अपनी जान में पढ़े लिखे बन रहे हैं। क्या था, एक्शन बैठने की भी जगह नहीं थी, को थाने में जगह नहीं थी, सारे थाने बनाए, तहसील बनाई, और मेडिकल में सारी SDO इनके सबके दफ्तर बनाए, इसने रोहतक चमका दिया। चलो, अब तो अपनी ठोक बचाओ हैं, मारे कैसे बड़े बड़े मारे पानी ले के हम वोट दे देंगे इनकी, किनकी? ये जो हैं देवीलाल परिवार की ना। अब चलो, क्यों मारा पानी गया प्रेम। चलिए बहरहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी हरियाणा के किसी और इलाके से। नमस्कार। वोट गिरन भी ना था, हाँ पढ़े लिखे तो वोट गिरन भी ना था, हम कष्ट करके चाहे 20 कोर्स पर पोलिंग होता है, और जो पढ़े लिखे ना जो तुम पूछो हो ना, इनकी कोई ना माने। आज जागरूक हो रहे हैं साहब, सब गम जागरूक हो रहा है, और इन्हें कोई नहीं पूछेंगे घर में एक नहरे हो रहे हैं, 2 वोट पाऊंगी, मारा 10 वोट। चलो ताऊ, परिवार बहुत में बहुत प्रणाम। वोट हम दे रहे हैं, हाँ, हाँ, और जेतावा मामा दे चलो ले ताऊ, रहे पढ़े लिखे थे, बुढ़े कुर्सियां बुढ़े बैठे रहे घर, हाँ वोट गिरन भी ना था, मी आ गया। चलो चलो नमस्कार। चलिए फिलहाल रोहतक के अरे ताऊ थम नहीं रहे ताऊ, अब जाओ चाय पियो। हाँ चलो नमस्कार 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 नमस्कार।